हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति सेकेंड शीट, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। लाइव में आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ। कृष्णा, सोनू, अभी, अभिषेक, अमन, क्या मैं सभी स्टूडेंट्स को लाइव दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी, एसएससी जीडी की वैकेंसी पड़ रही है। ठीक है, शुरू करें दोस्तों आज की कहानी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, कोशिश करेंगे आज इस सीट को निकालने की, तब बढ़ जाए। देखो आपके सामने चित्र दिया हुआ है जिसमें एबीसी डी डीएफ और ईएफ का पॉइंट लेंगे। आपके सामने ट्रायंगल डीएफ है, इसमें 3 पॉइंट एबीसी लिए गए हैं कि भाई आपका ईसी एसी के बराबर है, आपका सीएफ बीसी के बराबर है। यदि एंगल डी आपका 40 डिग्री का है तो आपसे पूछा एंगल ईसी कितना हुआ। एंगल डी स्टूडेंट का 40 है तो एंगल ईसी भी पूछा है। अब इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। पहले डायग्राम को बना देते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है दोस्त। सवाल में आपको ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री का, और सवाल में स्टूडेंट आपसे ये एंगल पूछा है, एंगल ईसी भी कितने डिग्री का होगा। जवाब सवाल में इतना दिया कि एसी आपका ईसी के बराबर है, बीसी आपका सीएफ के बराबर है, आपसे ये एंगल पूछा है, ये वाला एंगल ईसी भी। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है बेसिक से, दूसरा तरीका है हवा हवाई। तो जो आपको पसंद है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। दोनों हवा हवाई बात करेंगे। चलिए दोस्त, आप अगर इस ट्रायंगल को देखो, एसी को दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे भाई, यानी ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल सीबीएफ की दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। पहले बच्चे, अगर बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं तो ये एंगल 40 है, ट्रायंगल डीएफ को देखो तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा भाई। अगर एंगल 40 है तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 140 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। इसमें ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए, 40 से 3 दोनों का सम कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें तो ये एंगल निकालना है बच्चों, ये एंगल कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, आप नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, याद है पहली शीट में मैंने आपको समझाई थी कि अगर आपके पास एक पॉलीटॉनिक चतुर्भुज है, याद है, किसी को भी भूले, अगर पॉलीटॉन के मेरे दोस्तों आमने सामने के एक्सटीरियर एंगल लें, ये अगर एंगल थीटा ही अल्फा, आमने सामने एक्सटीरियर और आमने सामने के इंटीरियर एंगल लें, बीटा ही गामा है, आमने सामने के इंटीरियर और आमने सामने के एक्सटीरियर का सम बराबर होता है। ये बताई थी मैंने आपको ज्योमेट्री की पहली शीट में, भूले आप इस बात को, याद है किसी को भी भूले। अगर आपके सामने चतुर्भुज है, पॉलीटॉन है ए बी सी डी, उसके आमने सामने वर्टेक्स पे एक्सटीरियर बनाया जाए, भाई कौन आमने सामने के आंतरिक कोण बनाया जाए, तो सम बराबर होगा। जो सम थीटा प्लस अल्फा का है वही सम आपके बीटा प्लस गामा का होगा, याद है। तो आप इसको देखो ना, एबीसीडी पॉलीटॉन को देखो, एबीसीडी चतुर्भुज को देखो ध्यान से, एबीसीडी को आप बोलोगे हां जी सर हमें चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसके सामने के एक्सटीरियर एंगल है, आमने सामने के एक्सटीरियर एंगल का सम 140 डिग्री हो रहा है। अगर एक्सटीरियर एंगल का सम 40 डिग्री हो रहा है तो ये इंटीरियर एंगल का सम भी 140 होना चाहिए, मतलब 40 से एंगल कितना बचेगा, 100 डिग्री का। 100 + 40 140 डिग्री आंसर है, 100 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। ओए सिस्टम मत लो यार, तुम लोग पढ़ने पे पूरी ध्यान देते हो, सब लोग इधर उधर की करते हैं। अगर आपके सामने कोई पॉलीटॉन बनाया जाए, कोई चतुर्भुज बनाया जाए एबीसीडी, आमने सामने के वर्टेक्स एक्सटीरियर बनाए हैं और आमने सामने के इंटीरियर बनाए, तो इनका सम बराबर होता है। मैंने आपको समझाया था, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर होगा बीटा प्लस गामा। तो यहां भी पॉलीटॉन एबीसीडी को ध्यान से देखो कि आमने सामने के एक्सटीरियर इनका सम 140 है, तो इनका सम 140 होना चाहिए, 40 से कितना बचेगा, 100, 40 + 140 डिग्री, ठीक है भाई। कोई एरर नहीं है भाई, ये चल तो राइट ठीक ठाक बच्चे पढ़ नहीं रहेगा, तुमको एरर आई नहीं भरती। अरे भाई इसमें रिपीट करने वाली कौन सी बात है यार, इतनी आसान सी तो बात है ये। अरे हद है यार, थीटा प्लस अल्फा 140 है तो इनका सम 140 हो जाएगा, 40 से 100 डिग्री आ जाएगा। अरे क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग यार, तो बेकार आदमी यार, धरती का बोझ का कलंक, राक्षस इनके। तो किसने सलाह दी तुमको पढ़ने की, हद है यार। क्या बताया मैंने आपको, ये 40 डिग्री है, आपको ये एंगल निकालना है, तो ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये एंगल एक साथ 10 मिनट खराब करोगे, दो साथ 10 मिनट पढ़ते रहेंगे भाई। ये अल्फा ही अल्फा है, बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर 40 है तो बाकी जो दो एंगल है थीटा प्लस अल्फा, इनका सम 140 डिग्री आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा 140 है। अब बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, थीटा प्लस अल्फा कैसे आया यार, बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, डीईएफ को, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होता है। अगर 40 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 140 नहीं आएगा, टोटल 180 होना चाहिए। हद है यार, तुम्हारी नौकरी नहीं लगने वाली, बस फीस भरो और भाग जाओ। अरे 50 नहीं यार, धरती का बोझ। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने के एक्सटीरियर दिए हैं, आमने सामने के इंटीरियर दिए, तो उनका सम बराबर होता है। अगर थीटा प्लस अल्फा 140 है तो इन दोनों का सम भी 140 होना चाहिए, 40 से एंगल कितना बचेगा, 100 डिग्री का। 100 डिग्री सवाल का आंसर है, इसमें क्या दिक्कत है तुमको। चलो ये तरीका हो गया बेसिक से। दूसरा सवाल में आपको 40 डिग्री का एंगल दिया है और सवाल में आपसे ये पूछा ये एंगल क्या होगा, ठीक है भाई। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो भैया ये जो एंगल है इन दोनों का सम क्या है, ये एंगल ई है, ये एंगल एफ है। सवाल में इन दोनों का सम कितना है, एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन दोनों एंगल का सम कितना, तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों का सम 140 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, यानी कि सवाल में ना तो केवल ना एंगल ई के बारे में बताया गया है, ना एंगल एफ के बारे में बताया गया है, ना आपको ई का मान पता है, ना आपको इस एंगल का मान पता है, बस आपको इन दोनों का सम पता है 140 डिग्री। यानी कि मेरे दोस्तों हमको ये भी पता है कि पॉइंट ए कहां है, पॉइंट बी कहां है, पॉइंट सी कहां है, हमको कुछ नहीं पता। बस सवाल में ये बोल दिया गया कि एसी ईसी के बराबर है, सीबी सीएफ के बराबर है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है मेरे दोस्तों शिफ्टिंग। शिफ्टिंग एक ऐसा मेथड है धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगा, इसको नियम कायदे समझाने की किताब नहीं है, धीरे धीरे आप सीखोगे। किसी भी सवाल में अब जैसे आपको केवल ये एंगल दे दिया, आपसे एंगल पूछा और कुछ नहीं बताया, ना आपको ई का मान पता है, ना एफ का मान पता है, लेकिन ई और एफ का सम पता है, तो आंसर ई की वैल्यू पे और एफ की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। आंसर केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एंगल ई प्लस एंगल एफ 140 डिग्री है। आंसर ई का मान क्या है, एफ का मान क्या है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस आंसर पे इस बात पे डिपेंड करता है कि ई और एफ का सम 140 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से ई और एफ का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद है ई और एफ का मान कुछ भी रख सकते हो। बच्चा कहता है कि सर मैं ई को 60 डिग्री रखूंगा, सर मैं एफ को 80 डिग्री रखूंगा, ई और एफ का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बस सवाल की दी गई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। ई और एफ 140 डिग्री है, ई को 60 लो, एफ को 80 रखोगे, मैंने 60 मान लिया, 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 बचेगा, 180 होना चाहिए, मैंने इसको 80 मान लिया, 80 है भाई, 80 80 140, 80 160 कितना बचेगा, 20 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर ये टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 180 आना चाहिए, 60 और 20 80 हुआ तो कितना बचेगा, 100 डिग्री, 100 डिग्री आंसर है कि नहीं है। आप अपनी मर्जी से ई और एफ का मान कुछ भी मानो, आंसर 100 डिग्री से हिलने वाला नहीं है, कुछ भी आप मानिएगा। अब जरूरी क्या भी माने, ये बच्चा कहता है सर मैं इसको 70 मान लेता हूं, इसको 70 मान लेता हूं, 70 70 140 होता है, ये मान लेते हैं भाई। अगर 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, कितना बचेगा, 40 बचेगा, 70 40 180, मैं इसको 70 मान लेता हूं, ये 70 है, ये कितना, ये भी 70 डिग्री का होगा, ये कितना बचेगा, 40 डिग्री बचेगा, तो 40 40 80 ये कितना आ गया, टोटल 180 होना चाहिए, सीधे कितना आ गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री इसका आंसर है, सी ऑप्शन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं अभी, क्योंकि सवाल ज्योमेट्री का बचा नहीं है, सवाल है अलजेब्रा का। अभी आप एक बच्चा कहता है इसको जीरो मान लो, आप इसको 40 मानो, ये मान लेते हैं, मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ये एंगल जीरो मान लिया मैंने, ये सवाल ज्योमेट्री है नहीं, अलजेब्रा है, ये भी जीरो होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये जीरो जीरो कितना है, 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीन एंगल का 180 रखना है, ये कितना माना मैंने, 140 माना, ये 140 है, ये भी कितना है, 140 आएगा, 140 140 280, सम 180 आना चाहिए, एंगल आएगा माइनस का 100, माइनस 100 डिग्री आएगा, सम 180 हुआ, आप बोलोगे जी सर इसी सीधे का मतलब 180 होना चाहिए, 180 ऑलरेडी माइनस 100 पे क्या आ जाएगा, 100 डिग्री, 100 से 100 कट जाएगा, 180 बचेगा, तो 100 डिग्री आंसर अभी भी 100 डिग्री है। कैसे पता चलेगा, जवाब बता तो दिया, क्या आपका आंसर, क्या आपको सवाल में ई का मान दिया है, क्या आपको एफ का मान दिया है, नहीं, इस सवाल में ना ई के बारे में पता है, ना एफ के बारे में पता है, बस मुंह उठा के बोल दिया कि 40 डिग्री है, ये बताओ, ना ई के बारे में कुछ पता है, ना एफ के बारे में कुछ पता है। हां ई और एफ का सम 140, ना मुझे ई का मान पता है, ना एफ का मान पता है, इन दोनों का सम पता है 140, तो अपनी मर्जी से ई और एफ का मान कुछ भी माना जा सकता है, क्योंकि आंसर ई और एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप आंसर को ई और एफ के सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। कैसे पता चलेगा, ये जैसे सवाल देखो नंबर, सवाल में बोल दिया है दिए गए चित्र में RP2 का मान, ये आपको दिया है मेरे ठीक है, ये आपको एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, जवाब दो, ये वाला एंगल आपको निकालना है, कैसे करेंगे, ये एंगल निकालना है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, करो। अब सवाल में बस ये एंगल दे दिया ठीक है, हमें ना ए के बारे में बताया, ना सी के बारे में बताया, आप अपनी मर्जी से ए और सी को कुछ मान सकते हो जो आपको पसंद आए, बताओ दोस्तों जो भी पसंद आए अभी। तरीके तुम्हारे पास करने के बहुत सारे, अब ये ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि एंगल 0 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, जवाब दो, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि एंगल 0 है, इस सवाल में इसके बारे में बताया गया, दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आंसर केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, ए और सी का मान क्या है, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। अगर 0 बताओ ये कितना आएगा दोस्तों, जवाब दो, ये कितना आएगा, तो आप कहोगे सर तीनों का सम 180 होना चाहिए, अगर थीटा है 0 है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा सर, अभी तो सम 180 बनेगा, टोटल थीटा कट जाएगा, 180 180 भाई। अगर 0 डिग्री कितना 0 होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, 180 माइनस थीटा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, बोलोगे जी सर दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये सीधे का मतलब टोटल 180 आना चाहिए भाई, 180 को माइनस थीटा कितना आएगा, थीटा 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 कट जाएगा, टोटल 180 डिग्री बचेगा, थीटा आंसर इस सवाल RP2 खत्म। मात्र 2-3 सेकंड में आप इस सवाल कर सकते हैं, ये करिए सवाल नंबर 55 जी, इसको मैं आपसे कराऊंगा, ये सवाल आया है 2021 के प्री में, ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में,
ये वाला सवाल आप ही मुझे करके बताओगे, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सवाल, इन ट्रायंगल PQR आपके सामने मेरे दोस्तों यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये एंगल 62 डिग्री का है। बोला है DEF 3 साइड है, DEF 3 साइड है, साइड PQ पे QR पे PR पे। ये DF कहां लेने हैं, कैसे लेने हैं, हमें नहीं पता। बस आपको ये बोल दिया कि QD जो है आपका QF के बराबर है, DE जो है आपका DR के बराबर है, ये एंगल 62 है। तो आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, EDF आपको बताना है। सवाल को बड़ा कर देते हैं जी। ये आपको 62 डिग्री दिया, आपसे इस एंगल के बारे में पूछा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा दोस्तों, ये वाला एंगल। ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, इस एंगल के बारे में पूछा है। तो इस सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, बस एक एंगल देके पूछ लिया कि आपको एंगल Q का मान बताया, QR का मान बताया नहीं। यहाँ पर एंगल Q एंगल R का सम फिक्स है, QR की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। अगर ये 62 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 180 में से 62 घटाएंगे तो 118 डिग्री होगा, 118 हुआ कि नहीं, आप बोलोगे 118 आप ये निकालना बताओ 62 डिग्री। अरे तुम पागल तो नहीं हो, पिछले सवाल में इस सवाल में फर्क है, सेम सवाल नहीं है ये। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है Q और R के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका आंसर डिपेंड कर रहा है QR का सम 118 होना चाहिए। तो अपनी मर्जी से QR का मान कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद आए। एक बच्चा कहता है सर मैं एंगल Q को 100 मान लेता हूँ, सर मैं इसको 18 मान लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों आप ऐसे मान लेते हो। अगर आप इनको 100 मान लोगे 100 डिग्री तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा जी 80, टोटल 180 होना चाहिए। दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, 80 है दोनों बराबर होंगे, आधा 40 डिग्री 40 डिग्री आ जाएगा। भाई हम इसको कितना मान लेते हैं 18, ये 18 है। तो बाकी कितना बचा बच्चों 162, ये 18 तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा, बाकी दोनों एंगल कितने बचे, 100 में से 18 माइनस करेंगे 162, 162 का 81, ये 81 डिग्री होगा, ये 81 डिग्री होगा। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर। टोटल आपसे पूछा है 40 और 81 121 डिग्री हो गया, 40 और 81 121 डिग्री, ये कितना 59, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से 121 को माइनस करेंगे, घटा देंगे कितना बचेगा 59 डिग्री। सी ऑप्शन सवाल का आंसर 59 डिग्री खत्म। एंगल का मान माइनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98% बच्चे समझ गए, बाकी 2% मान के दरगाह पर लिखवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समाज को परेशानी नहीं होगी, पहचान में बताओ। ये तीन सवाल मैंने आपको करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तीन क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको तीनों करवा दिए। मैंने शॉर्ट मेथड आपको बताया कि ऐसे सवाल आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू पुटिंग के कांसेप्ट से आप जल्दी कर पाओगे। ये वाला आप मुझे करके बताइए 55 नंबर, करो जल्दी से। ये वाला आप मुझे बताइए जल्दी से, तो सभी स्टूडेंट जवाब देंगे एक साथ में। आया यस सर, बच्चों का आंसर आ चुका है 30। वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, मैक्सिमम आप इसे सभी स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है। 30 डिग्री से बच्चों ने कर दिया। आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने 57। हाँ जी, 57 नंबर क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, ये सवाल गलती से दोबारा कर गया है, कैसा ही इसको आप ही मुझे बता दीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा। इस सवाल को मैं पहले ही करवा चुका हूँ, उसमें अलग डाटा था, यहाँ पे दोबारा से चलेगा गलती से। इसका भी आप ही मुझे सॉल्यूशन करके बताएंगे, इसका ये सॉल्यूशन होगा, जवाब दो क्या आंसर है इस सवाल का। सर हाउ टू स्ट्रॉन्ग मैथ्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, लोग कह रहे हैं मैथ्स के बात करो, पूरा मैथ्स पढ़िए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 56 नंबर बता दिया भाई, ये बता दिया, दोबारा बता दिया ऑलरेडी, करो। अरे 56 बता दिया भाई, क्या आंसर है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट आंसर आ गया। 56 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चों का। ठीक है, जिसका आंसर नहीं आ रहा थोड़ा सुधार करो, घर पे जाकर मेहनत से पढ़ा करो, रिवीजन करा करो। ये तो बच्चे देखो, अगर आपके साथी 100 वाला पढ़े, 100 में से 95 वाला खुद से बता पा रहे तो बाकी के 5% क्यों नहीं बता पा रहे। हद है यार तुम लोग। क्या आंसर है सवाल का। अरे क्वेश्चन नंबर 56 बता यार, तुम क्यों पढ़ रहे हो यार, हद है। ये क्वेश्चन नंबर 56 ही तो था, बता तो दिया यार, क्या भाई हद है तुम लोगों से। देखो कचरा लोग पढ़ने बैठे हैं यार, दो ढेली बुद्धि नहीं है इनके अंदर। अरे मूर्खों कुछ पढ़ लिया करो बेटा, बुद्धि नहीं तो चलेगा नहीं जरूरी और तेरे काम में दुनिया में करने को। अगला सवाल करेंगे 58 नंबर। इन द गिवन फिगर आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ई और डी दो पॉइंट है, एसी और बीसी पर। आपके सामने ट्रायंगल दिया है एबीसी, ई और डी दो पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से यहाँ पर। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया है, एफ बाइसेक्ट एंगल सीडी। ये जो एफ है, ये जो लाइन एफ है, ये एंगल सीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन बीएफ है, ये एंगल ईबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सीबी को, और ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं मेरे दोस्तों, क्या सवाल को समझे जी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपके सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। अब साइड एसी पर एक पॉइंट ई है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, ये अपनी मर्जी से पॉइंट लिए गए हैं। ये जो एफ है एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर एफ, एंगल सीएडी का बाइसेक्टर एफ। ये जो बीएफ एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल ईबीसी का बाइसेक्टर एंगल सीबी का, ये यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो एंगल होता है, कभी आपके सामने सवाल आया, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म पूछ लिया, कभी कभी एंगल देके पूछा जा सकता है। तो इस एंगल की वैल्यू होगी ना, मेरे प्यारे जो एंगल बना एंगल एएफबी, इसकी जो वैल्यू होगी वो एवरेज होगी। कितनी एवरेज होगी, ये दो एंगल्स है मेरे प्यारे, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का एवरेज होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये एंगल क्या है, एंगल एईबी और प्लस है बच्चों आपका एंगल एडीबी, इन दोनों एंगल का एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर देना। तो कभी ऐसा सवाल आए कि आपके सामने बच्चे ट्रायंगल एबीसी है, ये साइड ई पर, यहाँ पे साइड एसी पर एक पॉइंट लिया गया है, साइड बीसी पर एक पॉइंट लिया गया है, ये एफ एंगल बाइसेक्टर एंगल सीडी का, ये बीएफ बाइसेक्टर समविभाजक एंगल सीबी का, ये जो एंगल बनेगा ये इन दोनों कोणों को जोड़ के आधा कर देगा, इन दोनों कोणों का एवरेज होगा। ये थ्योरम है। कुछ थ्योरम ऐसी होती है मेरे प्यारे जो बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से कौन सा सही है, एंगल एबी प्लस एंगल एडीबी ट्वाइस एंगल एबी, यानी सी ऑप्शन सही है, सी। ये थ्योरम है। ठीक, हो सकता है आपसे पेपर में ऐसे सवाल पूछा जाए कि ये बोलते कि एंगल आपका 70 डिग्री का 70 डिग्री, ये एंगल आपका 52 डिग्री का है, और आपसे पूछे कि बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपसे ये पूछे बच्चों। ठीक है, ये जो एंगल होगा 70 और 52 122 122 का आधा, ये एंगल 61 डिग्री का होगा। ये आंसर आ जाएगा। तो बेटर इसको याद रखिए, प्रूफ के चक्कर में नहीं आपको पढ़ना, सीधे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अवेलेबल है इसका। करेक्ट बात समझ में, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो सवाल दोनों टाइप से बनते हैं, न्यूमेरिकल डाटा भी देके पूछ सकता है, सीधे थ्योरम भी पूछ सकता है। जी आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 59 और 60 दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों में दिमाग लगाने वाला है जी, समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल 2014 के मींस के पेपर में आया था बच्चों, और द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वन ऑफ द बेस्ट सवालों में से है ये, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी एक ऑब्टूस एंगल है, एक अधिक कोण है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट ए एंड बी, ए और बी के बाइसेक्टर है, बीसी और एसी को आगे बढ़ाने पर वो डी और ई पर मिलते हैं, एबी एडी और बीई बराबर है। तो आपसे पूछा एंगल एसीबी कितना होगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपके सामने ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी दोस्तों आपका ऑब्टूस एंगल है, इस हिसाब से ये ट्रायंगल है। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल बच्चों ए बी सी, सवाल में साफ-साफ बोला है कि एंगल सी जो है, ये वाला जो एंगल है अधिक कोण है, ऑब्टूस एंगल है। अब आपसे क्या बोला है, ए और डी के बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर बीसी और एसी को डी पर मिलते हैं। ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल बी का मेरे प्यारे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है भाई को। आपने ए और डी का बाइसेक्टर खींचा, वो बीसी एसी को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलते हैं। आपने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, एक्सटीरियर बाइसेक्टर भाई कौन सा विभाजक। तो जब इसको ये बीसी को आगे बढ़ाने पर, बीसी को आगे बढ़ाते मेरे प्यारे, तो इसको यहाँ पे मिलता है पॉइंट डी पर। अच्छे से आगे बढ़ा लो, तो बीसी को आगे बढ़ाते मेरे दोस्तों यहाँ पे पॉइंट डी पर मिलता है। ये एंगल बी है, सवाल को थोड़ा सा कर दूं मैं आपको, है ना।
ये एंगल बी है मेरे दोस्तों, एंगल बी का एक्सियल बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का एक्सियल बाइसेक्टर है। इस साइड एसी को जब आगे बढ़ाते हैं, साइड एसी को आगे बढ़ाते हैं तो ई बनता है, साइड एसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरे दोस्तों आपका पॉइंट ई बनता है, पॉइंट ई, ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर? सवाल में बोला एबी, एडी और बी बराबर है, एबी जो लंबाई एबी की है वही लंबाई आपकी एडी की है, वही लंबाई बी की है, तीनों बराबर है। तो आपसे एंगल के बारे में पूछा, जवाब दीजिए दोस्तों। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल सी से आपने एंगल एक एक्सियल बाइसेक्टर खींचा, तो बीसी को आगे बढ़ाने पर डी बनता है, आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा तो एसी को आगे बढ़ाने पर ई बनता है, ये एंगल निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, जब इस बार पहली बार आया होगा तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज के हिसाब से आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अभी प्री लेवल के सवाल नहीं, प्री लेवल के सवाल बहुत हो चुके हैं, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। सवाल नंबर 59 चल रहा है, तो चौथा पांचवा सवाल तक चल गया तो लेवल बढ़ता जाता है, ये बैच प्री प्लस मींस है, तो बच्चे कल प्री पढ़ना चाहते हैं, प्री तो हो जाएगा, मींस भी आपको पढ़ना है, ठीक? कितने बच्चे सवाल को करने की कोशिश कर पाएंगे खुद से बताओ? नहीं पवन, घर पे जाके मेहनत करा करो, ऐसे सूखी सूखी बात बैठा करो, सारी उम्मीद मुझसे करना छोड़ो, मेरा 10% 90% तुमको खुद ही करना है और आप खुद करने के लायक नहीं हो, आपके अंदर क्षमता नहीं है मेहनत करने की, तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हमेशा से बात कहता आया हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उसके दो एंगल बराबर होंगे। तो आप ये देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीसी, एबी को त्रिभुज एबीडी को देखो, ट्रायंगल एबीडी को, ये दो साइड बराबर हैं, ये एबी और एडी बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बोलोगे जी सर भाई अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो एक्स एंगल होगा, ये कौन होगा, 2 थीटा, बोलोगे हां जी सर 2 थीटा आएगा। एबी और एडी बराबर है, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, थीटा, ये थीटा, एक्स 2 थीटा आ जाएगा बच्चों, भाई ये 2 थीटा, ये भी 2 थीटा होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। सिर्फ इसी प्रकार से यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आप ट्रायंगल एबी को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज एबी को ध्यान से देखेंगे, दो साइड बराबर, एबी और बी बराबर है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो एक्स एंगल ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा, भाई ये कौन आ गया, ठीक है भाई। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, एक्स एंगल बाइसेक्टर, भाई कौन सा विभाजक था बच्चे, 2 अल्फा ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा, क्योंकि एक्स एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक तो किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं, स्टेप बाय स्टेप किया हमने, एक स्टेप को ध्यान से समझा करो, ज्योमेट्री या एडवांस मैथ या मैथमेटिक्स सॉल्व तभी पॉसिबल है, आपको उसके पीछे की सारी बातें याद हो, आपको सबको मर्ज करना आता हो। प्रॉब्लम कैलकुलेशन 2 बार पढ़ता है, पीछे की 3 बार भूल जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जो आदमी है 2 दिन कमा रहा है खूब और 3 दिन उसका खर्चा हो जा रहा है, तो आदमी का भी हो पाएगा। एक आदमी है जो 2 दिन खूब कमा रहा है और अगले 3 दिन उसका सारा खर्च हो जा रहा है, तो कभी हो पाएगा नहीं, ऐसे पढ़ाई में दो बातें सीखो, पीछे की 3 भूल रहे हो, कभी कुछ रहेगा दिमाग में नहीं, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, मेहनत बहुत जरूरी है, केवल मेरे भरोसे ना बैठे रहें। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री, ठीक है। अब एक्स एंगल नहीं पता तो बताओ, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा, फिर मेहनत नहीं करते आप लोग, रिवीजन नहीं करते। कितने बच्चे ऐसे दिन पे हाथ रख के बताइए कि आपने घर पे जाके ये सीधा टोटल वाली खुद से करने की कोशिश करी, कल सर क्लास में कराएंगे, खुद से करके जाऊंगा क्लास में, कितने बार कैसे आप में से 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। ये थीटा 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, थीटा प्लस 4 अल्फा 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। मुझे ये निकालना है, ये वाला एंगल नहीं कर सकता क्या? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 4 थीटा थीटा 5 थीटा अल्फा प्लस 4 अल्फा 5 अल्फा, तो 5 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा 180 180 360, तो 5 से 360 72 बार जाएगा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा 72 डिग्री आ गया, थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री। तो इस ट्रायंगल एबीसी को देखो, त्रिभुज एबीसी को, यहाँ थीटा और अल्फा का सम 72 है, अगर दो एंगल का सम 72 है तो तीसरा कितना होगा, 180 में से 72 माइनस करेंगे 160 डिग्री, तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा 160 डिग्री का होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। और ये थीटा प्लस अल्फा कितना 72, ट्रायंगल एबीसी को देखो ध्यान से, एबीसी जब मैं आपसे बोलता हूं किसी को ध्यान से देखा करो तो वही देखा करो, बाकी भूल जाया करो। थीटा प्लस अल्फा 72 तो कितना बचेगा 160 डिग्री, आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था, सवाल बहुत आसान है, आपको डायग्राम बनाना है, मेंस में सवाल थोड़ा सा तो पूछेगा ही, वरना फिर फायदा क्या, वही बताइए जल्दी से। 60 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन, 60 नंबर ये सवाल आया है 2018 के मेंस में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है, बच्चों जवाब दीजिएगा, करो। सवाल है ट्रायंगल पी क्यूआर में एंगल पी आपका 20 डिग्री है, त्रिभुज पी क्यूआर है, एंगल पी 120 डिग्री है, ठीक है। पीएस परपेंडिकुलर है क्यूआर, पीएस क्यूआर पे परपेंडिकुलर है, पीक्यू प्लस क्यूएस, पीक्यू प्लस क्यू लंबाई है, पीक्यू प्लस क्यूएस तो एसआर के बराबर है। तो आपसे पूछा एंगल क्यू का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, इसका भी चित्र बनाना है, सुनो बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यूआर, ध्यान सुनिए, ट्रायंगल पी क्यूआर है, और बुद्धि चाहिए, मजाक सवाल नहीं है, इसको सॉल्व करने में बच्चों अकेले नहीं है कि आपने 90 थीटा बाई छोटे बच्चों की तरह हो, तो 5 क्लास के बाद आपको फॉर्मूला सॉल्व कर लेगा। ट्रायंगल पी क्यूआर इसको बोला है कि एंगल पी 120 डिग्री है, पीएस परपेंडिकुलर डाला गया क्यूआर, आपने परपेंडिकुलर डाला पीएस क्यूआर 90 डिग्री, पीएस लंबा है क्यूआर पे, बोला है पीक्यू प्लस क्यूएस एसआर के बराबर है, पीक्यू प्लस क्यूएस एसआर के बराबर, मतलब समझे, मतलब ये कि अगर पीक्यू की लंबाई ए है और क्यूएस की लंबाई बी है, ये जो आपका एसआर है ना, ये आपका ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू पीक्यू प्लस क्यूएस के बराबर है, आपका ए प्लस बी है, ठीक है। तो आपसे पूछा एंगल क्यू, ये वाला एंगल आपको बताना है, एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो, ये एंगल आपको थीटा मान लिया मैंने, थीटा निकालना है, कौन करेगा बच्चा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा, कैसे होगा 30 डिग्री, कैसे होगा 30 डिग्री, पीक्यू प्लस क्यूएस एसआर के बराबर है, आपका ए है, ये बी है, एसआर का ए प्लस बी, मैंने मान लिया, आपको समझ में 30 डिग्री तो कभी आंसर हो नहीं सकता। अगर आपने बेसिक भी ढंग से पढ़ा होता ना, तो आप ये तो कह सकते थे कि आंसर 30 डिग्री या 20 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है आंसर करने। भाई दोस्त मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया, समद्विबाहु त्रिभुज जैसा त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको बोला था आइसोसेलेस ट्रायंगल स्पेशल है, स्पेशल क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, अगर आप इसे परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, तो जैसा इधर आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही इधर दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो आपने एल्टीट्यूड डाला है, लेकिन ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर बनती है, ये लाइन आपकी मध्यिका बनती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही लाइन एडी सारे रोल प्ले करती है, यही लाइन एल्टीट्यूड होती है, यही सेम लाइन एंगल का बाइसेक्टर होती है, यही सेम लाइन मीडियन होती है, सब कुछ यही लाइन होती है बेटा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, ये बीडी और डीसी बराबर होता है। मैंने आपको कई बार बताई थी, अगर किसी ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर ये एंगल 120 डिग्री बचा, अगर ये एंगल आपको 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो दोनों हो जाते 30 डिग्री के, अगर ट्रायंगल 120 है, आइसोसेलेस होता तो 30 डिग्री हो जाते, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालते तो वो भी बीच में आना चाहिए, बीच में नहीं आ रहा, ये परपेंडिकुलर एंगल क्योंकि नजदीक है, एंगल आर से दूरी पर, मैंने आपसे बोला था कि किसी भी ट्रायंगल आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो बड़े एंगल के नजदीक होगा, बड़े एंगल के, यहाँ पे एल्टीट्यूड देखिए क्योंकि नजदीक है भाई, और आर से दूर है मेरे दोस्तों, यानी कि 30 डिग्री नहीं हो सकते, 30 डिग्री तब होते जब आइसोसेलेस होता, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री से बड़ा होगा, ये एंगल 30 डिग्री से छोटा होगा, तो इसका आंसर तो 30 डिग्री हो ही नहीं सकता था, 30 डिग्री से बड़ा आंसर होता। ये मैंने अभी आपको बताया, आपका दिमाग क्यों नहीं चला इतना, अगर बेसिक ढंग से पढ़ते तो आपका दिमाग चलता इतना कि सर ने बताया है कि एल्टीट्यूड बड़े एंगल के नजदीक होता है, छोटे से दूर होता है, क्यों नहीं समझा आपने अभी तक, खुद का दिमाग इस्तेमाल करोगे कि नहीं कभी, कि मैं बताता हूं आपको जिंदगी भर, बेसिक पढ़ना नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना सीखना होता है भाई। चलिए अब इसको सॉल्व, ये तो आंसर तो संभव नहीं थे और कोई बच्चा इस बात को एलिमिनेट कर सकता था, अगर उसने थोड़ी की बात मेरी हमारी ढंग से सुनी हो, लेकिन आप नहीं है। अच्छा सुनो, जब भी ऐसा सवाल है, एक बात बोलो, जब भी ऐसा सवाल है कि एक साइड की वैल्यू दो साइड के दो लेंथ के सम के बराबर है, तो वहां आपको ब्रेक करना होता है, एक लेंथ की वैल्यू है बाकी दोनों के सम के बराबर है, वहां आपको ब्रेक करना होता है, ये है ये भी है, टोटल कितना है ए प्लस बी, आपको इसको ब्रेक करना है, ब्रेक आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस प्रकार से अपनी मर्जी से पॉइंट ले लिया, स्टूडेंट ये आपका बी हो जाए और ये आपका ई हो जाए, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, ए प्लस बी है ना, इसको आपको ब्रेक करना है, ये बी है मेरे दोस्तों, ये आपका ई है, ठीक है भाई, मैंने अपनी मर्जी से इसको ब्रेक कर लिया, लेंथ कितना ए प्लस बी, ऐसा भी अपनी मर्जी से पॉइंट ले लिया कि आपका बी है, ये आपका ई है। सुनो मैंने क्या बोला, पूरी ज्योमेट्री का जहां से जहां तक कहीं भी आपको एक साइड की वैल्यू दोनों साइड का सम दिखाई दे तो ब्रेक करना है, ये पॉइंट ऐसे ले लिया कि ए प्लस बी हमारी लेंथ है। अब सुनो हम यहाँ से पी से टी को मिला देते हैं, आप मिला सकते हैं, आप बोलोगे सर अगर आप ट्रायंगल पी को ध्यान से देखेंगे तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है, कैसे, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड है, हाँ जी है, ये लाइन आपकी मध्यिका भी है, सेम लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, सेम ही लाइन आपकी मध्यिका भी हो रही है, बी बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं, ये साइड भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि लाइन एल्टीट्यूड भी है, मध्यिका भी है, और किसी ट्रायंगल होता ही नहीं है, यानी कि ये साइड ए है, ये साइड ए होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, बोलोगे सर बिल्कुल सही होगा, बात समझ बहुत अच्छा सवाल था और आपका दिमाग होगा थोड़ा सा थीटा।
इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल पीटीआर को ध्यान से देखें, पीटीआर को। ये साइड ए है, ये साइड ए, दोनों साइड बराबर हैं, पीटीआर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, पीटीआर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समझी बाहु। इसका एक्सटीरियर एंगल थीटा, एक्सटीरियर एंगल थीटा है, बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे, इन दोनों एंगल का सम थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे, थीटा का आधा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो इन दोनों का सम थीटा होगा, तो ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, सवाल समाप्त। अब सवाल में सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है। ये पूरा एंगल आपको कितने डिग्री का दिया, पूरा एंगल आपको 120 डिग्री का दिया, 120 डिग्री का। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो सम कितना हो गया, थीटा बाई 2। इसी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 आना चाहिए, थीटा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो गया, ये 120 डिग्री, तो बाकी दोनों का सम बचा 60। तो थीटा 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 40। तो एंगल थीटा 40 डिग्री आ गया, यही सवाल का आंसर है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, हर किसी के लिए सीखना आसान नहीं है, ठीक है। एक बार में आपने मैंने ध्यान बना के सवाल में सवाल बताया, हमको समझ में आ गया, जिंदगी है ना, मेंटो जिंदगी है, वही मेंटो जिंदगी बचपन के पाठों को भी तो थोड़ा दोगे। अगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया 90% बात समझ गए, 10% को दिक्कत हुई, तो 90% समझ पाए तो मतलब समझा तो बढ़िया है। बाकी के लोग क्या करना चाहिए, घर पे जाओ आराम से तसल्ली से सवाल को देखो, खुद से चित्र बनाओ, खुद से लाइन खींचो, खुद से बुद्धि लगाओ, रिवाइज करो, अपनी ऐसे लगाओ, थोड़ी देर बैठ के आप करोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक, ठीक है। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्री में नहीं आएंगे इतने का, प्री में नहीं आएंगे, बच्चों को प्री निकाल के खुश होते रहो, प्री में नहीं आएंगे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो आगे चलें, नहीं सुनो, नेक्स्ट क्या है बच्चे। अब मैंने जो है यहाँ पे दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना, 47 48 मैंने बोला था इनको बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब हमको बताने का समय आ चुका है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, मेरे पाइथागोरन ट्रिपलेट, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, मेरे दोस्तों, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ट्रिपलेट्स। आप जानते हैं ट्रिपलेट नहीं जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बड़ी खास बात है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस कहते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर है, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये उन्होंने कहा, तो ये सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये साइड 3 है, ये 4 है, ये वाली साइड कितनी होगी, बताओ बच्चों। ये साइड 3 है, ये 4 है, ये साइड कितनी होगी, करना भाई। अगर यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाला जाए, वो क्या होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 3 है, 4 पे क्या होगा, तो आप पाइथागोरस लगाओगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25 25 अंडर रूट 5। तो यानी कि मेरे दोस्तों, अगर एक साइड 3 है, राइट एंगल की 4 है, तो हाइपोटेनस कितना है, 5। तो मेरे प्यारे भाई 3 4 5, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाने वाली ऐसी साइड जो इंटीजर हो, राइट एंगल ट्रायंगल की इंटीजर साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की पूर्णांक भुजा, पूर्णांक यहाँ पे अंडर रूट नहीं आ रहा, कोई डेसिमल तो नहीं आ रहा, नहीं। तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स मेरे प्यारे जो इंटीजर भी हो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करें और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। समझ में आया, ऐसी वैल्यूज जो इंटीजर पूर्णांक में हो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का नियम कहता है 9 + 16 25 25। तो ऐसी वैल्यू जो इंटीजर पूर्णांक में भी हो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। सभी बात समझ में आ गई। और ये उसका एक एग्जांपल है छोटा सा, और ऐसी ट्रिपलेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू याद करनी होगी कि अगर आप इनको याद रखोगे तो सवालों में आपको बार-बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी, आपको याद नहीं तो आप 1 सेकंड में कर पाओगे। जैसे कि 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ऐसे और भी बहुत सारी होती हैं, इससे आपका कैलकुलेशन का समय बचेगा, आपको बार-बार पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ेगी, याद करने से आपका काम आसान हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसी इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर हो, पूर्णांक में हो, पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करें, उसके नियम को सेटिस्फाई करें और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ऐसी को मेरे प्यारे में क्या कहते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। इसमें से एक एग्जांपल मेरे प्यारे आपके सामने 3 4 5 लिखा, ठीक है दोस्त। अब मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं कि भाई ये साइड 13 है, ये 5 है, तो आप मुझे ये साइड कितनी होगी बच्चों, ये साइड कितनी होगी। तो आप कहोगे सर ये साइड 13 है, सर ये साइड 5 है, ये आएगी पाइथागोरस लगाओगे। अगर आपको याद होता तो आप तुरंत कर लेते, याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस लगानी होगी। हाइपोटेनस है ना, इसमें हाइपोटेनस रखा है, हाइपोटेनस से घटाएंगे 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 25 घटाएंगे 144 और 144 का अंडर रूट आएगा बच्चों, यहाँ से 12, तो 12 आ गया। तो आपका समय खराब हुआ कि पाइथागोरस लगाने में, अगर आपको याद होती तो आप डायरेक्ट लिख पाते। तो जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है, उसी तरीके से 5 12 13 ट्रिपलेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसी साइड से जो इंटीजर में है, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है वो हाइपोटेनस होता है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं आपको याद करनी होगी, मैं आपके सामने लिस्ट लिख रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपनी कॉपी में उतार लो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम कैसे याद करेंगे, हमें याद होता ही नहीं कुछ। तो आप उनको 2 4 बार देख लो, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको बैठ के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा बच्चा, ये सब हुआ, बट बेसिक समझ आता है बनाने में, उसके लिए आपके पास समय नहीं है बेटा, 1 घंटे में 60 सवाल सॉल्व करने कैसे कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, 5 12 13, कुछ स्टूडेंट याद नहीं होंगे 7 24 25, 7 24 25, ठीक है ना दोस्त। 9 40 41, 9 40 41, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे 9 40 41। फिर उसके बाद आपका 11 11, तो ये बीच में 8 15 17, 8 15 17, ठीक है स्टूडेंट। 9 40 40 हो गया, 11 60 61 61, 12 35 37, ठीक है भाई। 13 84 85, ठीक है ना दोस्त, आप बोलोगे जी। इसके बाद 16 63 65, 16 63 65, ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। इसके बाद कुछ हाई लेवल्स भी हैं, कभी कभी आते हैं 20 21 29, ठीक है, 28 45 53। ठीक, अगर आप मेरे दोस्तों 2015 16 में तैयारी कर रहे होते तो केवल आपको ट्रिपलेट की लाइन सिखाई जाती, तो इतना पढ़ के आप नौकरी ले सकते थे, एक्सेस इंस्पेक्टर बन सकते थे। लेकिन आज इतना पढ़ना काफी नहीं है, आज आपकी एक लाइन बढ़ चुकी है। आपसे 5 साल जो बच्चे 5 साल बाद तैयारी करेंगे, उनकी एक लाइन और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे कंटेंट बढ़ता जा रहा है, सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। 2016 में 700 नंबर में 520 नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, 700 नंबर में से 496 नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया था, और वो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी चेन्नई में। आज 700 में से 520 नंबर लाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो दूर, चपरासी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या नकल होने लगी है, पेपर आसान नहीं लग गया, नहीं पेपर आसान नहीं हुआ, नकल होने लगी। बच्चों ने पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है, बढ़िया पढ़ने लगे, बढ़िया मास्टर आगे पढ़ाने वाले, जो कंटेंट पहले अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन की वजह से वो सस्ता हो गया, हर बच्चा घर बैठ के बढ़िया पढ़ रहा है। पहले आपको सीखने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करते बच्चे आगे छोटे शहरों से, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे चीजें और आसान होती जाएंगी, तो आसानी कठिन होती जाएगी। तैयारी ज्यादा बच्चे करने लगे, मेहनत से पढ़ने लगे। 28 45 53, ठीक है, उसके बाद 48 48 55 73, ठीक है, 39 80 89 36 77 85 65 65 72 97, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिएगा 20 99 101, ठीक है। ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, आपको याद रखने हैं ये, ठीक है ना। बैठ के थोड़ी रट्टा मार लो, उसके बाद सवालों से अपने आप याद हो जाएंगे। एक और है, बिल्कुल भाई ने सही बोला, 33 56 65, 33 56 65, बिल्कुल सही बोला, एक छूट गया बीच में, 33 56 65। देखो यहाँ पे जो मेरे आपको दिखा, सारे 2 2 डिजिट के ट्रिपलेट हैं, सब 2 अंकों की संख्या है ना। 3 ट्रिपलेट तो 3 अंकों वाले भी होते हैं, बट वो आपको एसएससी के लिए नहीं समझना है, क्योंकि एसएससी का लेवल नहीं, आपसे 3 अंकों के ट्रिपलेट सवाल पूछे, बस इसको छोड़ के मिनिमम है, आपको 2 डिजिट के ट्रिपलेट्स ही ध्यान रखने हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपका बहुत समय बचेगा। इनको बोलते हैं बेसिक ट्रिपलेट्स, आपके सामने बच्चे जो लिखे हुए हैं, इस समय बेसिक ट्रिपलेट्स, क्लियर बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर आपको समझ गए, बेसिक ट्रिपलेट्स इनको कहते हैं, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं
तो ये साइड जो आपकी 73 है, ये साइड आपकी 48 है, ये वाली साइड कितनी होगी पहले वाली साइड? अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, ये सवाल आ गया किसी उसमें, तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आपको याद है तो आप तुरंत कर पाओगे। ये 48 है, ये 55 है, ये 73 है, 73 आपका हाइपोटेन्यूज है, 48 से ये कितना आ जाएगा 55, तो 55 आ जाएगा। बोलोगे हां सर ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना? समझ में आया? फिर यहाँ किसी को कोई समस्या बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये साइड आपकी 5 है, ये 4 है, ये कितना होगा? ये कितना होगा, जवाब दो। ये कितना होगा? ये नहीं समझे कोई। अब 20 की सुनती 20 99 दोनों ही है। ये साइड 5 है 4 है, देखो बच्चों आंसर सुनने लाजवाब आंसर आएंगे। 3 आ गया था, 3 आने लगे आंसर। 5 है 4 है सर 3 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ट्रायंगल ही नहीं होगा, सुनो ना, ये ट्रायंगल ही नहीं होगा, 3 होगा, रूट 41 आ रहा है। बच्चे इतने खराब हैं। मैं आपको इतनी बात बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज कारण। ये जैसे 7 24 25 ट्रिपलेट है, सबसे बड़ी भुजा जो है ये 25 है, तो 25 ट्रिपलेट है, 3 4 5 सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 आपका हाइपोटेन्यूज है, सॉरी 25 आपका हाइपोटेन्यूज है, 5 12 13 हाइपोटेन्यूज है, 9 40 41 41 हाइपोटेन्यूज है। ऐसे मत कर देना कि ये 5 है 4 तो 3 कर दो बेटा, 3 ये 5 हाइपोटेन्यूज थोड़ा है तो लेग्स बना दिया लेग्स। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगाना जरूरी नहीं कि हर साल ट्रिपलेट हो, यहाँ आपको बेसिक पाइथागोरस से जाना होगा, ये 5 है ये 4 है, ठीक है भाई? तो कितनी होगी पाइथागोरस से निकलेगी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 41, तो रूट 41 आएगी दोस्त ये। क्यों नहीं समझते? एक बच्चा कह रहा है ट्रायंगल नहीं बन सकता, अरे क्यों नहीं बन सकता ट्रायंगल? किसी भी ट्रायंगल बनाने क्या बनाने से, ट्रायंगल बनाने से 4 5 है और रोक बनाने से दिक्कत क्या है? तो रोक देगा। आपको खुद पे समझना कि आपका कौन से इतना बेकार है कि आप इसको 5 इसको 4 इसको 3 कर दे रहे हो। मुझे पता है बच्चों को ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी, डाउट है। ठीक है भाई, अरे बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए बेसिक समझना तो सबसे जरूरी है, हर इलेक्ट्रिक्स याद रखना काम नहीं आता, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है भाई? ये साइड 5 है 4 इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, रूट 41 होगा। हद है, कैसे कैसे खराब विद्यार्थी है दोस्त, बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपसे कहता हूं कि ये साइड आपकी 2 है, ये साइड आपकी 3 है, ये कितनी होगी जल्दी से? अब ये तो कोई ट्रिपलेट है नहीं, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, क्या आएगा आपका बेसिक पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13 आ जाएगा बच्चों आपका रूट 13। ठीक है, इसमें बात समझ में आ गई, क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट नहीं? ठीक है, मुझे लगता है मेरी सारी भाइयों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना? इसी कॉर्नर में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। अब जैसे बच्चों मैं आपके सामने पूछता हूं, ये साइड है आपकी 24 24 और ये साइड आपकी 16, ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? ये मैंने आपसे पूछा। थोड़ा आसान से एग्जांपल लेते हैं कि ये साइड आपकी 10 ये साइड आपकी 15, तो मैं आपसे पूछा कि ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई? 10 15 कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, आप बोलोगे नहीं सर कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 100 प्लस 225 क्या आएगा? 325 आएगा, रूट 325 आ जाएगा। 325 को क्या लिख सकते हो? 325 को आप लिख सकते हो 25 गुणा 13, तो 25 का रूट 5 आएगा, 13 का रूट 13, तो 5 रूट 13 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये साइड कितनी आएगी? 5 रूट 13, ठीक है ना? आपको इतना करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाओ, हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं भाई, केवल सॉल्व करना सीखना है, हम कैलकुलेशन सॉल्व करना सीखना है। ये साइड 10 है ये 15 आपसे पूछा है, ट्रिपलेट तो है नहीं खत्म है, ठीक है ना? बेसिक गॉड 10 है 15 है, आप कहोगे सर 10 और 15 दोनों में ही 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, आप बोलोगे हां सर 10 को लिख सकते हो 5 दूनी 10, 15 को लिख सकते हो बच्चों 5 या 15 को लिख सकते हो 5 या 15, अब दिमाग लगाओ प्यारे बच्चे, बच्चों 5 यहां भी है 5 यहां भी है, तो स्टूडेंट 5 तो आएगा या आप बोलोगे सर 5 तो आएगा। आप केवल पाइथागोरस 2 और 3 पे लगा लीजिए, साइड 2 है 3 है, 2 3 पे पाइथागोरस अभी निकाल के बताया, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 4 9 13, ये साइड 5 रूट 13 आ गई, बताओ कि नहीं? हो गया ना जल्दी से? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो आपको पेपर में ना ऐसे करना है, ब्रेक करके लगाना है, ठीक है? अब जैसे आपके सामने सवाल ही आ जाए कि ये साइड आपकी जो है 48 है 48 और ये साइड जो है मेरे प्यारे आपकी जो है 32 है, और आपसे पूछ लिया कि ये कितना होगा, करो ये 48 है 32 आपसे पूछ लिया ये कितना होगा, तो आपने समय कम समय कर सकते हो। 48 मतलब क्या? 48 मतलब होता है 16 दिया 48 दोनों 16 कॉमन है, 48 32 दोनों 16 कॉमन है और 32 का 16 दूनी 32, ये बच्चों आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ गए? तो देखो 16 यहां भी आ रहा है स्टूडेंट, 16 यहां भी आ रहा है, तो 16 तो होगा ही होगा पाइथागोरस में, यहां 16 तो आएगा, आपको केवल 3 और 2 पे पाइथागोरस लगाना है, 3 और 2 पे। अब 90 के सामने 3 है, 2 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 9 4 रूट 5, तो 16 रूट 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, बात समझे? क्लियर? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर आपकी बात अच्छे से समझ गए, ठीक? तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि कैसे आप जल्दी कर सकते हैं। दूसरी बात इसके आगे भी सीखेंगे हम कि जो आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर आप ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप किसी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई ये 7 24 हम 3 4 5 एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसका दुगना कर दोगे भाई, 3 का दुगना 6 4 का दुगना 8 5 का दुगना 10 तो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो ये है बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसी का इस्तेमाल करके दुगना करके बनाया गया है, इनको बोलते हैं ड्राइव्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्रिपलेट ही रहेगा, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। आप इसका 4 गुना कर दो 4 गुना, तो बच्चे कहते हैं कि आप 12 16 20 लिखा है वो ट्रिपलेट है, एक्चुअली ट्रिपलेट यही है, इनका इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। 3 4 5 का 4 गुना कर दो, 4 12 4 4 16 4 5 20 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, 12 16 20 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, लेकिन बेसिक क्या है? ये वाला है बेसिक, ये इसी का दुगना करके 3 गुना करके 4 गुना करके बनाए गए हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, ठीक है ना? बड़े से बड़ा कॉमन ढूंढते हैं आज, ठीक है? मुझे लगता है सारे फ्रेंड्स सारे बच्चों को चीजें क्लियर है। अब किसी ट्रिपलेट को एनी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपको बात समझ में आई है तो आप इस पे दोस्तों ये सवाल हमें करके बताइएगा, सवाल नंबर 47 जल्दी से करके बताओगे। दोनों क्वेश्चन कर दो, छोड़ दीजिए सवाल। सर एक्स स्पेक्ट्रम एक्स स्पेक्ट्रम फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई, देखिए हम फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन उसको सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं। उसकी हाइट टेस्ट आपकी आती है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो क्लियर कर लेते हैं। साइकिल करवाते हैं वो बेसिकली कि आपको आधे घंटे में चलना है 8 किलोमीटर पता नहीं कितनी साइकिल, वो सारी बच्चे क्लियर कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट ना के बराबर है, कोई कर सकता है। आपकी हाइट आपके बार वो टेस्ट कर लिया, कितनी मांगते हैं आपको पता लग जाएगा। देखो आपके सामने चित्र दिया है, बोला है एबीसी त्रिभुज है, सभी साइड्स दी हुई है, आपसे एंगल एम आपसे एंगल एंगल वाई के बारे में पूछा, जवाब दो क्या होगा? आपसे यहाँ पे एंगल वाई का मान पूछा, चित्र को बड़ा कर लीजिए, क्या पूछा आपने? एंगल वाई का, कैसे करेंगे? वाई का मान आपको निकालना है, आए किसी का आंसर 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले आप देखो ये 16 है ये 30 है, ये क्या होगा बच्चों?
4 12 16 18 34 ये साइड 16 है, ये 30 है, ये आपका 34 16 30 34 ये तो ट्रिपलेट में आपको देखो लिखा है 8 15 17 अभी लिखा है 8 15 17 उसका दुगना 8 का दुगना 16 15 का दुगना 30 17 का दुगना 34 5 का ट्रिपलेट है बस दुगना कर दिया गया 16 है 30 है 34 8 15 17 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एक सम कॉन्टिब्यूट 34 आपका हाइपोटेन्यूज है मतलब ये एंगल जो राइट एंगल हुआ 34 के सामने जो एंगल है ना एंगल x + y + z ये आपका 90 डिग्री का है टोटल दिस एंगल इज योर 90 डिग्री आपसे पूछा y का मान ये बात समझ में आ गई आप कैसे करेंगे बच्चों तो आप कहोगे सर ये 16 है लेकिन 4 + 12 भी तो 16 हो रहा है ये साइड कितनी है बच्चों यहां से यहां तक 16 ये साइड कितनी है 4 + 12 16 तो अगर आप ट्रायंगल ABN को देखो त्रिभुज ABN को देखो अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होने चाहिए ये दोनों साइड बराबर है सामने एंगल बराबर ये एंगल पूरा कितना बना है पूरा एंगल x + y है ये पूरा एंगल भी आपका x + y होगा कि नहीं होगा आप बोलोगे हां सर ये एंगल x + y होगा भाई अगर किसी ट्रायंगल में आपकी ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होने चाहिए ये थीटा तो थीटा ये एंगल x + y है तो ये x + y होगा आप बोलोगे हां जी सर होगा ये ऑब्जर्वेशन का खेल है जिस बच्चे ने चीज ऑब्जर्व कर लिया वो कर लेगा नहीं कर पाएगा नहीं है नहीं इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां पे ये देखो ये साइड कितनी आपकी 30 है 30 ये साइड आपकी 12 30 आप बोलोगे तो दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होना चाहिए भाई ये एंगल आपका y + z हो रहा है y + z मिला के तो ये एंगल आपका y + z होगा आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही y + z आ जाएगा ठीक है आप बोलोगे जी सर ये बात भी सही है अब मुझे ट्रायंगल मेरे प्यारे तीनों पता है तीनों इस ट्रायंगल के तीन एंगल पता है तीन एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 तीन एंगल का सम कितना होगा 180 सब दिखने में तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है दिखने में क्या दिखा है दिखने तो साथ में आप दिल्ली में चले जाइए पार्ट में खूब सारी रोशनी से बाल देखने को मिल जाएंगे है क्या वो देखने से क्या मतलब है ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ए में तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए 180 करो 180 करेंगे तो 180 में सब जोड़ डाल के 180 करो भाई x + y और z तो 90 है x + y + z तो 90 है तो बाकी बचा कुछ 90 होना चाहिए हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है छोटे बालक में दूध पीते आप हर चीज को लिख के समझो हैं ये x + y है ये z है ये सब 90 हुआ x + y + z तो 90 हो रहा है तो बाकी बचा कुछ 90 होना चाहिए मतलब ये y और ये y या आपका 2y 90 डिग्री बचना चाहिए 2y 90 है तो y का मान यहां से 90 बटे 2 45 डिग्री आ रही है आंसर कुछ मत करो इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर दीजिएगा सभी बच्चे समझिए आसान सा सवाल था ठीक है ना तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट की नॉलेज होगी ना वो ये सवाल कर पाएगा 48 नंबर क्वेश्चन ये करो दोस्त एक और सवाल है बताओ जवाब दो ट्रायंगल आपके सामने PQR है ये ट्रायंगल PQR है साइड QR पर एक पॉइंट S है साइड PQ पर एक पॉइंट P है QST के बराबर है PS PR के बराबर है ये डिफरेंस 44 सवाल में दे रखा है कि एंगल PRQ माइनस एंगल QPS एंगल QPS इन दोनों का डिफरेंस 44 डिग्री 44 डिग्री है 44 डिग्री आपसे पूछा एंगल QST आपसे QST के बारे में पूछा गया तो जवाब ये सवाल आपके सामने तो बड़ा कर दे रहे हैं आपको जी सवाल में आपसे जो पूछा है सवाल में आपसे इस एंगल के बारे में पूछा है कि एंगल कितने डिग्री का QST एंगल बताओ एंगल PRQ मतलब ये एंगल माइनस एंगल QPS ये वाला एंगल इन दोनों का डिफरेंस 44 है तो आपसे पूछा है QST कितना होगा ये एंगल कितना होगा तो जवाब दो QST और इस सवाल में कुछ भी नहीं बोला गया बस ये बोल दिया कि ये दोनों साइड बराबर है ये दोनों आपस में बराबर है करेंगे यार भाई इस सवाल में कुछ है ही नहीं केवल बच्चों का खेल है क्या आपको इस सवाल में इस एंगल के बारे में बताया नहीं इस एंगल का मान बताया नहीं इन दोनों में से किसी एंगल का मान नहीं पता इन दोनों का डिफरेंस दिया है 44 तो जब आंसर इन दोनों के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा आप अपनी मर्जी से कुछ मान लो भाई आप इसको 50 डिग्री मान लीजिए इसको 6 डिग्री मान लीजिए 50 मान से अपनी मर्जी से कुछ मान लो डिफरेंस 44 होना चाहिए बच्चा ऐसा कर सकता है इसको 40 डिग्री मान लीजिए 0 डिग्री मान लीजिए कुछ मान लीजिए भाई अगर मैंने इस एंगल को 50 डिग्री मान लिया और ये मैंने आपके एंगल QPS को 6 डिग्री मान लिया 6 सुनो अभी 50 है 50 हो जाएगा 50 50 कितना हो गया 100 डिग्री हो गया आप बोलोगे जैसे 100 हो गया 50 50 100 कितना आ जाएगा आपका जवाब सही आ जाएगा 80 डिग्री 80 डिग्री हो गया 80 डिग्री हो गया 180 होना चाहिए अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से बड़े वाले ट्रायंगल को देखने की जरूरत है इसकी जरूरत नहीं आपको ये 50 डिग्री है 6 डिग्री कितना बचेगा मेरे 40 डिग्री बचेगा 40 डिग्री वो बचेगा भाई इस ट्रायंगल का एक्स डिग्री तो है ट्रायंगल QPS का एक्स डिग्री तो भाई पॉइंट 50 50 है 6 है तो 40 बचेगा 40 50 होना चाहिए ये 40 से 40 डिग्री होगा कि नहीं दो साइड बराबर है एंगल बराबर 40 40 कितना आएगा इस ट्रायंगल को देखो तीन एंगल का सम 180 आना चाहिए 40 40 88 हो गया तो 180 में से 88 घटाएंगे 92 डिग्री एंगल 92 डिग्री का है ये सवाल है भी ऑप्शन 92 डिग्री खत्म सही प्रॉब्लम तो बहुत ही अच्छा सवाल था सभी बच्चे कर पाएंगे आज इतना ही जवाब दीजिए हेलो दोस्तों तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है अब तक हमने लाइन एंगल पढ़ लिया ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण पर जितनी वैरायटी बनती है बेसिक इजी मॉडरेट हमने सारी चीज कर ली अब इसे हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल के बनने और बिगड़ने की शर्तें आप अपनी मर्जी से कोई ट्रायंगल नहीं खींच सकते इसी ट्रायंगल को खींचने के लिए या बनाने के लिए उसकी कुछ शर्तों को फॉलो करना होता है उस शर्तें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तभी ट्रायंगल बनेगा आज हम उन शर्तों के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले छोटी सी बात है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहना चाहता हूं कांसेप्ट मेरे पहले लिख लीजिए अपनी भाषा में मैं बोलूंगा इसी ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है ना किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा होगा बीच का होगा तो सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होगी अब डाउट आएगा बीच वाला क्या रहा बीच वाला एंगल जो पड़ेगा उसके सामने की साइड दोनों के बड़े और छोटे के बीच में रहेगी इसका उल्टा भी ट्रू है कि किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने एंगल सबसे बड़ा और जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने एंगल सबसे छोटा होता है आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझे हम जैसे दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया भाई जिसकी साइड है 15 ये साइड है मेरे दोस्तों 23 और ये है ये मेरे प्यारे आपके सामने यहाँ पर 31 31 ठीक ये ट्रायंगल है एबीसी इसकी तीन भुजाएं आप मुझे बताओ तीनों एंगल ये वाला एंगल ए है ये वाला एंगल बी है ये वाला एंगल सी है कौन सा एंगल सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है जवाब दीजिएगा इसी ट्रायंगल में इसी त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट इन एनी ट्रायंगल समझ हिंदी में दोनों भाषा में हमने बोल दिया ये ट्रायंगल एबीसी ये भुजा 15 है ये भुजा 30 है 31 है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 31 सबसे बड़ी भुजा है 31 तो इसके सामने एंगल क्या है बी तो आपका बी सबसे बड़ा एंगल होगा एंगल बी मेरे दोस्तों सबसे बड़ा होगा उसके बाद 31 से छोटी भुजा कौन सी 23 23 के सामने एंगल है ए तो एंगल ए उससे छोटा होगा बात समझे सबसे छोटी मेरे एज लार्जेस्ट कैसी बात करते हैं पूरा बिल्कुल पागल हैं आप लोग बात होती है सबसे बड़ी साइड 31 है 31 के सामने एंगल बी होता है क्या करो 31 से बड़ा कौन कैसे पता चलेगा ये देखो 31 और 30 31 सबसे बड़ी भुजा तीनों में इसके सामने एंगल बी तो बी सबसे बड़ा होगा उससे छोटा है 23 23 के सामने एंगल ए उससे छोटा होगा सबसे छोटी भुजा 15 स्मॉलेस्ट साइड 15 है तीनों में 15 के सामने एंगल सी है सबसे छोटा होगा तो एंगल बी सबसे बड़ा है उससे छोटा एंगल ए है और स्मॉलेस्ट एंगल सी है ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई आप बोलोगे जी बिल्कुल सही कोई परेशानी नहीं ये सवाल प्री लेवल पे बनते हैं ठीक है जी चलो ये एक कंसेप्ट पे और ज्यादा सवाल तो बनेगा नहीं एक क्वेश्चन वाइज जवाब दीजिएगा क्या उत्तर सवाल का 61 नंबर जवाब कौन करेगा हां जी विष्णु क्लास अभी स्टार्ट हुआ है यदि एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी एंगल सी से बड़ा है मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एबीसी ट्रायंगल है 60 है ये साइड ए है ये सी है बताओ भैया ध्यान से सुनिएगा बुद्धि लगाओ अगर ये एंगल 60 है तो बाकी जो दोनों एंगल बचे एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 120 हां लाइट चली दोस्तों पावर कट हो गया मैं वापस आ गया हूं लागत नहीं है ठीक चलिए दोस्तों मैं बता रहा था आपको ये वाली बात हां ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है करो जी भाई एबीसी ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 60 है ये साइड एबीसी है बी बड़ा है सी से तो कौन सा ऑप्शन सही है देखो जहां से बात करें एंगल 60 तो बाकी जो एंगल बचे बी और सी इनका सम जो होगा वो 120 डिग्री का होगा आप बोलोगे हां जी सर एंगल 120 डिग्री का है बात सही है क्लियर अब अगर दोनों एंगल बराबर होते तो ये भी 60 60 हो जाते लेकिन दिक्कत क्या है कि बी बड़ा है सी से यानी एंगल बी का जो मान है वो 60 डिग्री से बड़ा रहने वाला है और एंगल सी का जो मान है वो 60 डिग्री से छोटा रहेगा कुछ ना कुछ भाई सम 120 अगर बराबर होते तो 60 60 हो जाते लेकिन बी बड़ा है सी छोटा है मतलब बी का मान 60 डिग्री से बड़ा होगा और सी का मान 60 डिग्री से छोटा होगा
अब सबसे बड़ी साइड क्या रहेगी? सबसे बड़ा एंगल है आपका बी, 60 डिग्री से बड़ा एंगल केवल बी, बी के सामने स्मॉल डी सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री ये 60 डिग्री के सामने क्या ए उससे छोटा रहेगा। सबसे छोटा एंगल है ये सी, क्योंकि 60 डिग्री से कम है, इसके सामने है सी। तो बी इज ग्रेटर देन सी। तो सी ऑप्शन सवाल का आंसर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे भाई, चलेगा, जवाब दीजिएगा। अब यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझाता हूं, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल क्या मतलब इस बात का, चलिए सोचने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे। सबसे पहले आपको बताओ कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ये होता है मेरे प्यारे जो तीन भुजाओं से बंद किया जा सके, जिसमें तीन साइड, तीन बंद भुजाओं से बनी आकृति को कुछ कहते हैं, आपको पहले बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे चलिए ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल आपको तीन केस दिखाऊंगा, किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या शर्तें होती है वो हम सीख रहे हैं। किसी ट्रायंगल कोई ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है ये हम सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहला जैसे मेरे दोस्तों ये दो पॉइंट लिए, जैसे मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी, सुनना मेरे दोस्तों, इनके बीच की दूरी सपोज एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने 25 सेंटीमीटर, मैंने दो पॉइंट लिए मेरे प्यारे ए और बी, इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आप बोलोगे जैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए ए और बी। अब सुनो, अब हमने क्या करा बच्चों, हमने पॉइंट ए पे रखी प्रकार की नोक, हमने पॉइंट ए पे प्रकार पे कंपास लीजिए, प्रकार जानते हैं कंपास, कंपास लीजिए और कंपास में 7 सेंटीमीटर दूरी भरो, कितनी दूरी भरो 7, और 7 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप लगा दो, 7 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप लगेगा, कितनी दूरी भर के 7 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप लगा देना है 7। वो चाप ऐसे किधर सर्कल बन जाएगा, सर्कल की रेडियस 7 होगी, अब 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप बना दो। तो मेरे प्यारे भाई देखो ये चाप क्या होता है, जैसे सर्कल ये पॉइंट है, अब प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप लगा दो, सर्कल बन जाता है। इस सर्कल में कहीं आप लेंथ लोगे रेडियस 7 नहीं आएगी, बात समझ में आती है ना। चलिए एग्जांपल ले रहा हूं, अपनी मर्जी से सुनते हो, प्लीज बोलना नहीं, प्लीज बोलना नहीं अभी। मैं पॉइंट बी पे रखा हूं प्रकार की नोक, मैंने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी, क्या मैंने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी, और मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी भरी प्रकार की, 10 सेंटीमीटर दूरी भर के मैंने चाप मारी, कितना 10 सेंटीमीटर दूरी भर के। तो क्या ये ट्रायंगल बन पाया? क्या कोई ट्रायंगल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बोलोगे नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यहाँ पे 7 और 10 इनका जो सम है वो 25 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल आपको नहीं दिखाई दे रहा बनता हुआ। ठीक, क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा क्या? सर्वर 500 एरर आता है, इस टाइम पे बच्चे बार कहते हैं ये सर्वर 500 एरर जो है आप सभी का आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का आ रहा है, आप इसे क्लिक करके एकदम ठीक चल रही है, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। अब तो पावर कट सर्वर 500 वाली एरर क्या चक्कर है, तो इसी बैच में आ रहा है। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बात आपने सुनी, ये मैंने क्या बताया आपको? कमेंट नहीं आ रहा है, हेलो। मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की कि आप लोगों ने बात सुन ली, समझ ली, बस ये बाकी अभी कुछ मत बताओ, मैं ठीक करवा रहा हूं इसको एरर को। या तुम मैं पूछता कुछ और तुम बताते कुछ और हो। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि मैंने जो चीज एक्सप्लेन की है कि आप लोगों ने बात सुन ली, समझ ली, तुम्हें दोबारा बताना है। सुन ली, मैं फिर से बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी कोई ट्रायंगल तभी बनेगा जब वो सबको फॉलो करेगा। तो किसी ट्रायंगल के बनने की कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें आप पूरी करो, कोई ट्रायंगल बनेगा वरना नहीं बनेगा। वो शर्तें क्या है वो पढ़ रहे हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, भाई मैंने साइड ली एबी, मैंने साइड ली एबी जिसकी लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर, ए और बी के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से लिया। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट ए पे रखी प्रकार की नोक, हम बस, और 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के मैंने चाप मारा है। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारते हो, आप चाप को पूरा करो, सर्कल बनेगा। इस सर्कल की कहीं रेडियस देखोगे, सब जगह 7 आई है, फिर आपने मेरे यहाँ पे रखी प्रकार की नोक और 10 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा। अब ये 7 की दूरी भर के 10 की दूरी भर के, क्या ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं? नहीं काट रहे, आप देख सकते हैं, मैं ज्योमेट्री का अप्रोच बता रहा हूं। तो क्या आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं बना ट्रायंगल? यहाँ पे 7 और 10 का जो सम है 17 हो रहा है, जो कि 25 से छोटा है, इसलिए कोई ट्रायंगल नहीं बन पाया। लेकिन मेरे दोस्तों आपके सामने मैं सेकंड केस दिखा रहा हूं, सेकंड केस फिर से समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड केस फिर से वही चीज लेते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने दो पॉइंट लिए ए और बी, इनके बीच की दूरी दोस्तों वही 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। अब मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट ए पे रखी प्रकार की नोक, कंपास की नोक रखी और ऐसे 14 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा, कितनी दूरी 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार भर के ऐसे मैंने चाप मारा 14 सेंटीमीटर की दूरी भर के। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पॉइंट बी पे रखी कंपास की नोक, पॉइंट बी पे और 11 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा 11 सेंटीमीटर की। ये दोनों चाप यहीं पे काट लेंगे, 14 11 25 होता है, दोनों चाप एक ही जगह काटेंगे। तो क्या आपको यहाँ से कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे कि नहीं सर कोई ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कोई बना ट्रायंगल, यहाँ पे साइड का जो सम है 14 + 11 जो है वो तीसरी साइड के बराबर हो रहा है। तो ना तो ट्रायंगल यहाँ बन पाया है, ना ही ट्रायंगल यहाँ बन पाया है, यहाँ कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, पहला ही कंसेप्ट है। अब सुनो, आर्क चाप मतलब आर्क मेरे प्यारे, ये पूरा सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल की जो रेडियस है वो हर जगह बराबर होती है, तो आप जानते हैं कम से कम। लेकिन अब थर्ड केस समझिएगा मेरे दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर आएगी। ध्यान सुनिएगा फिर से, मैंने आपके सामने एक लाइन ली मेरे प्यारे भाई, ये दो पॉइंट है स्टूडेंट्स ए और बी, ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? आप कहोगे सर इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, दो बिंदु ए और बी, इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, आपने पॉइंट ए पे रखी प्रकार की नोक, पॉइंट ए पे और 19 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा, कितनी की दूरी भर के 19 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा, 19 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर के आपने चाप मारा। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझ गया। मतलब पॉइंट ए पे आपने ये 19 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा, ये सर्कल बनेगा पूरा 19 सेंटीमीटर का बनेगा। यहाँ से आप कोई डिस्टेंस लोगे ए से वो 19 ही आएगी, समझ में आया? फिर आपने क्या करा मेरे प्यारे, पॉइंट बी पे रखी, पॉइंट बी पे रखी अपने प्रकार की नोक, बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे आपने प्रकार की नोक रखी और कितना लेते हैं 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा, 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के। आप बोलोगे जी सर मैंने पॉइंट बी पे आपने प्रकार की नोक रखी है और 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के मेरे दोस्तों आपने चाप मारा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के। ठीक है, ये सब वैल्यूज मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के आपने चाप मारा है। तो आप कहोगे सर इस केस में ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, इसको नाम देता हूं कौन सी? इस केस में यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, आप चित्र से देख पाते हैं। आपको मेरे पे विश्वास ना हो ना, आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में प्रकार क्लिक कराओ करके देखो, आएगा दोस्तों ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पॉइंट पे प्रकार की नोक रखी 19 सेंटीमीटर का मैंने आर्क मारा, बी पे प्रकार की नोक रखी 12 सेंटीमीटर का मैंने आर्क मारा। आप बोलोगे जी सर ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ से काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? यहाँ पे सम जो हो रहा है 19 + 12 कितना होता है 31, और तीसरी जो साइड है मेरे दोस्तों 25 से बड़ा है। मतलब मेरे प्यारे भाई अगर आप ए को सी से मिलाओगे तो आपको ये लेंथ कितनी बनेगी? अगर आप ए को सी से मिलाओगे तो ये जो लेंथ बनेगी मेरे प्यारे, आप ए को सी से मिलाओगे ये जो लेंथ बनेगी, ए को सी से मिलाओगे ये तो सर्कल की रेडियस होगी, ये तो 19 आएगी ना, 19 होगी लेंथ। भाई ये सर्कल का सेंटर है, मैंने 19 सेंटीमीटर का आर्क मारा है 19 का, ये लेंथ की रेडियस 19 होगी। आप बोलोगे सर ये लेंथ 19 होगी। भाई मैंने बी पे प्रकार की नोक रखी 12 सेंटीमीटर का चाप मारा, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ आपकी 12 होगी। तो बताओ ट्रायंगल बन पाया कि नहीं बन पाया? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया जिसकी ये वाली साइड 19 है, ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड कितनी है 25 है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी एक साइड 19 है, एक साइड 12 है, तीसरी साइड 25 है। ये ट्रायंगल क्यों बन पाया? यहाँ पे दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है, इस वजह से ट्रायंगल बन पाया। यहाँ ट्रायंगल क्यों नहीं बना कि दो साइड जो आप ले रहे थे उनका सम तीसरी साइड से छोटा है, इसलिए ट्रायंगल नहीं बना। यहाँ ट्रायंगल क्यों नहीं बना कि दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के बराबर है, इसलिए ट्रायंगल नहीं बन पाया। तो कोई भी ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब उसकी किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहे। कोई त्रिभुज केवल तभी बन सकता है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। आपको यहाँ दिखाया मैंने, अगर दो साइड का योग तीसरी साइड के बराबर है तो भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे सीधी रेखा हो जाएगी, ट्रायंगल तो बनाएंगे तो सीधी रेखा हो जाएगी। ट्रायंगल तभी बन पाया जब दो साइड का योग थर्ड साइड से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया। क्लियर है? रीजन ये बात आप रटते हुए मैंने आपको कारण नहीं समझाया। संजू कह रहे 25 मैंने एग्जांपल ले लिया, अपनी मर्जी से डाटा ले लिया, आपको समझाने के लिए। अब पिताजी ने अपना संजू रखा, पिताजी अपना दाऊद रखा, अब उसने मेरा दाऊद रखा आपने, हैं मेरा चमन लाल रखा। ऐसे समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ता है, एग्जांपल लिया सब क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कंसेप्ट कि किसी भी ट्रायंगल की बनने की शर्त यही है, कोई ट्रायंगल तभी संभव है जब उसकी दो साइड का सम तीसरी भुजा से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? एक ट्रायंगल की भुजाएं 11 8 और 23 है, क्या बच्चों ट्रायंगल बन सकता है? पेपर में सवाल आ जाते हैं बेटा, छोटे-छोटे एग्जांपल में क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज की भुजाएं 11 8 23 है, क्या ऐसा कोई ट्रायंगल संभव है? अब देखिए बता दो नहीं संभव, इन दोनों साइड को देखो 11 8 को, 11 और 8 का जो सम है वो तीसरी साइड से छोटा हो रहा है, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई ट्रायंगल बना ही नहीं सकता जिसकी भुजा 11 8 23 हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को बात समझ में आ गई, मैंने आपको बेसिक समझाया। अब इससे बेसिक क्या ही होता है बताओ, इससे बेसिक कुछ होता है क्या? ठीक है चलिए अब
इसी बात को हम गणित की भाषा में लिख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या समझा, पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन एनी ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बच्चों मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लेता हूं, इस प्रकार से मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, इस बात समझिएगा। तो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ट्रायंगल ए बी और सी। तो जनरली हमारा नोटेशन ये होता है कि वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, शीर्ष बी है, शीर्ष बी है, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी कहते हैं, ये शीर्ष सी है, वर्टेक्स सी है, सामने की भुजा को स्मॉल सी कहते हैं। तो मैंने अभी आपको ज्योमेट्रिक से समझाया, ज्योमेट्रिक रूप से किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब किन्हीं भी दो साइड लीजिए, मैं यहां से ए और बी लेता हूं, तो ए और बी का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, सी। ठीक है, बी और सी का जो सम है तीसरी साइड कौन सी बची, वो ए से बड़ा होगा, मेरे ए से। सी और ए का जो सम है वो तीसरी साइड कौन सी बची, बी, हमेशा सबसे बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो ही ट्रायंगल बन पाएगा, वरना ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई हम समझिए। अब ये तो हमने सीख लिया, इससे एक चीज और पता लगाई जा सकती है, वो भी देखो मेरे प्यारे, एक चीज और पता लगाई जा सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से ए का मान क्या रहा है, तो आप कहोगे यहां से ए का मान, ए जो है ए किससे ग्रेटर हुआ, अगर मैं बी को धर लेता हूं, ए ग्रेटर हुआ सी माइनस बी, ए ग्रेटर हुआ सी माइनस बी। ठीक है, और मैं यहां से देखो मेरे प्यारे भाई, ए जो है वो ग्रेटर हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं सी को धर लिया बी माइनस सी। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये भी सीखा मेरे प्यारे भाई कि साइड ए, मैं साइड ए की बात कर रहा हूं, बाकी दो भुजाएं कौन सी बची, बाकी दो भुजाएं बची बी और सी। तो ए की जो वैल्यू है वो सी माइनस बी से भी बड़ी है, और ए की जो वैल्यू है बी माइनस सी से भी बड़ी है। यानी कि ट्रायंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है, ट्रायंगल की किसी भी साइड की वैल्यू है जो है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। त्रिभुज की किसी भुजा की वैल्यू देखिए मेरे प्यारे भाई, साइड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब सी माइनस बी और बी माइनस सी का क्या मतलब डिफरेंस, यानी कि ए का मान जो है बाकी जो दो साइड बची बी और सी उनके डिफरेंस से बड़ा होगा। आप बोलोगे हां जी सर, यहाँ पे सी माइनस बी और बी माइनस सी को अगर कंबाइन करके लिखना हो तो मैं लिख देता हूं मोड की फॉर्म में। क्या बोलता है मोड, मोड का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि ट्रायंगल की किसी भी साइड की वैल्यू है वो अदर दो साइड जो बची है, अदर जो भुजाएं बची है उनके डिफरेंस का मोड ले लीजिए। मोड का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उनके डिफरेंस से बड़ी होगी और बाकी जो साइड है उनके सम से छोटी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड है 7, 5 और 9, ये ट्रायंगल की साइड है। तो आप यहाँ पे किसी भी साइड को देखो मेरे प्यारे भाई, 7, तो 7 की जो वैल्यू है वो बाकी अदर दो साइड के सम से छोटी है, लेकिन बाकी जो अदर दो साइड है उनका डिफरेंस कितना, उनका डिफरेंस है 9 5। तो आपको बड़ी साइड से छोटी को हटाना है। अब 5 में से 9 घटाओगे तो 4 माइनस 4 है, माइनस 4 से बड़ा होगा, 7 की बात है, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है, 9 में से 5 घटाओगे 4 आता है। तो 7 की जो वैल्यू है बाकी अदर जो दो भुजाएं उनके डिफरेंस से बड़ी है और बाकी जो अदर टू साइड उनके सम से छोटी है। क्लियर है? तो ट्रायंगल की किसी भुजा की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से हमेशा, डिफरेंस का मतलब है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 11 है और 3 और 11 का डिफरेंस क्या है, तो ये देखो मैं आपसे पूछूं 3 माइनस 11 क्या, तो आप कहोगे माइनस 8, लेकिन ये साइड डिफरेंस का डिफरेंस आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 3 और 11 का डिफरेस 8 का होता है, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटा देना है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल में किसी भी साइड की वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। मैंने यही आपको प्रूफ करके बताया। ए का मान सी माइनस बी से बड़ा है और ए का मान बी माइनस सी से बड़ा है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको मोड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उसी को हम मोड लगा के बोलते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से साइड बी की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, बाकी जो साइड बची, बाकी जो साइड बची ए और सी के डिफरेंस से बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई, और ए और सी के सम से छोटी होगी। क्लियर है? साइड सी की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो बाकी जो अदर टू साइड है ए माइनस बी उनसे बड़ी होगी। ठीक है? और बाकी जो दो साइड है उनके सम से छोटी होगी। तो ये प्रॉपर रिजल्ट है ट्रायंगल बनने का। ठीक है ना? ये अधूरी बात थी, पूरी बात ही है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा की वैल्यू बाकी अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होगी और अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होगी। ये प्रॉपर कांसेप्ट है। मुझे लगता है सारी भाइयों को बात समझ में आ रही है, और जिनको नहीं समझ में आई है हाथ जोड़ लो, आपके समझ में आने का कोई रास्ता नहीं है इस पृथ्वी में, आप इसको रख लीजिए। ठीक है? रास्ते तो हमें समय और ज्यादा देना होगा। अब इस कांसेप्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको 15 मिनट से ज्यादा समझाया जाए, समझ में आया ना आए 15 मिनट दिया जा सकता है। ठीक? इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं हमारे मोदी जी मिलने, इंटरनेशनल मंच पे जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको मंच पे ऐसे नहीं 2 घंटे तक अकेले बोलने का अवसर दिया जाएगा, और भी प्रधानमंत्री को मौका मिलता है, 5 मिनट को मौका मिलता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री चाहे नेपाल के हो, चाहे अमेरिका के हो। ठीक है? हर चीज के टाइम लिमिट, टाइम लिमिट काम हो गया नहीं हुआ तो रट लो, आगे बढ़ जाओ। और यही एटीट्यूड होता है कंपटीशन वाले बच्चे का। हमें को इंग्लिश लेवल पे से क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो। In a triangle, value of each side is always greater than difference of other two sides and sum of less than sum of other two sides. ठीक है ना? अब जैसे पेपर में सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, बड़ा सवाल लेते हैं। ये ट्रायंगल की साइड है 340, 340, 263 और 528। क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है? बताओ, जवाब दीजिएगा। एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं 340, 263 और 528 है। क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी भुजा ये हो? ये सवाल आ गया। तो बच्चों आपको सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, या फिर सारी कंडीशन को अलग-अलग चेक करो। आप किसी भी एक साइड को पकड़ के कंडीशन चेक कर सकते हैं। किसी भी एक भुजा को पकड़ लो रैंडमली और उससे कंडीशन चेक कर सकते हैं। एनी जो आपको पसंद आए। जैसे मुझे पसंद आ रहा है 263, तो 263 की जो वैल्यू है वो बाकी अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। अदर टू साइड का डिफरेंस कितना है? या आ जाएगा 8, 12 में से 4 गया 8 और या पाएगा 4 में 3 गया मेरे दोस्तों 1। तो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा है और अदर टू साइड के सम से छोटा। 340 और 528 का सम क्या है? 5 3 8 4 2 6 868, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। बात समझा? आपको हर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक साइड को चेक कर लो, इसकी वैल्यू बाकी अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और अदर टू साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात अगर संतुष्ट ना करती तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। चलेगा? अब मेरे दोस्तों इस पे सवाल करेंगे, बता दीजिए। सवाल नंबर 62 बनाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सीएचएल का ये 2020 का, बिल्कुल ऐसे। एक ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई 3 और 8 है, तीसरी साइड की लंबाई x है, तो कौन सा करेक्ट है? अगर दो साइड की लंबाई 3 और 8 है, थर्ड साइड x है, x की वैल्यू है अदर टू साइड डिफरेंस 8 3 5 5 से बड़ी होनी चाहिए और बाकी अदर टू साइड का 8 3 11 से छोटी होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन है। इसमें डायरेक्ट बेसिक सवाल आ रहा है। प्री में इसमें ये तो है कि इसमें कोई बेसिक सवाल आएगा। आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, सवाल हो गया। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाने वाले सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा सकते हैं। अभी थोड़ा कठिन आते हैं, आप लगते हैं बेसिक स्टोरी बताते हैं, बताते हैं बेसिक से। लेकिन आपका लेवल अभी उतना नहीं है ना, बचपन में पढ़ा नहीं है, जब वहां तक पहुंच जाओ थोड़ी तकलीफ होगी, धीरे-धीरे आप सीख जाओगे। मतलब मेरे साथ जुड़े रहो। आप बेस्ट जगह से पढ़ रहे हो, ये बात तो मानते हो ना, विश्वास है? जी। ये देखिए सवाल नंबर 63 बच्चों आपके सामने क्या है? इन द डायग्राम बिलो आपके सामने चित्र दिया गया है PQR। S इज द पॉइंट ऑन PQ। तो साइड PQ पर मेरे दोस्तों ये कोई पॉइंट है S। साइड PQ पर यहां पर ये कोई पॉइंट आपका S है। बोला है PR 8 ये लंबाई 8 है, PS आपका इतनी है, आपकी 3 सेंटीमीटर, ये आपका 15 है। तो आपसे पूछा S2 की लंबाई क्या हो सकती है? S2 की लंबाई क्या हो सकती है? आपने लिखा नॉट नोन टू स्केल, रैंडम चॉइस नहीं है। ऑप्शन आपके सामने सवाल आपसे S2 की लंबाई नहीं पूछा है, S2 की लंबाई क्या हो सकती है? और केवल ऑप्शन में से बताना क्या हो सकती है, बताओ जल्दी से। बात करोगे सर भाई हमें S2 के बारे में बात करना है। S2 तो किसमें आ रहा है? PQ के अंदर आ रहा है। अगर साइड 8 है, ये साइड 15 है, तो PQ की जो वैल्यू होगी, दो साइड आपको पता है, थर्ड साइड की वैल्यू है, बाकी अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 15 7 से बड़ी होनी चाहिए और 15 7 30 से छोटी होनी चाहिए। तो PQ का मान 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा PQ का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अगर PQ का मान 7 से बड़ा है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है S2 की जो वैल्यू 4 से आपको बड़ी लेनी होगी। अगर PQ का मान 7 से बड़ा है, ये 3 है, ये फिक्स हो गया। S2 को आपको 4 से बड़ा लेना होगा, तो 4 का S2 का मान संभव है नहीं। PQ का मान 23 से छोटा होना चाहिए, 23 से छोटा, 23 से छोटा होना चाहिए। PQ का मान 23 से छोटा, ये 3 है। इसका मतलब आपको 20 और 3 23 होता है, 20 और 3 23 होता है, तो S2 की वैल्यू आपको 20 से कम लेनी है। S2 का जो मान है आपको 20 से कम लेना है, 24 नहीं है। PQ का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, तो 3 है। अगर इसको 20 मानोगे तो 23 हो जाएगा, लेकिन 23 से आपको कम बनाना है, तो S2 की लंबाई 20 सेंटीमीटर से कम लेनी होगी। तो 20 से आपको कम लेना है, 4 से आपको बड़ा लेना है, एक ही ऑप्शन दिखा सकते हैं। तेरा ही सवाल का आंसर हो सकता है। 20 तो पॉसिबल नहीं है भाई। कैसे लोग PQ का मान 23 से छोटा होना चाहिए, ध्यान दो। ये 3 है, इसको 20 से लेकर 23 हो जाएगा। अंधे हो बिल्कुल। जी, ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 64। वेरी गुड। अब यहां से मेरे प्यारे आपके सामने असली कहानी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट कांसेप्ट सुनिएगा सब।
ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीन भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 11, 16 और x। जहां मेरे दोस्तों वेयर x एक पूर्णांक है, x एक इंटीजर है, जहां x एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 11, 16 और x। दो भुजाएं आपको पता है, फिक्स कर दी 11, 16। तीसरी भुजा पता नहीं है, लेकिन तीसरी भुजा के बारे में पता है कि x इंटीजर है। तो पहला सवाल आपके सामने बनता है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, जवाब दो मेरे प्यारे भाई, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, करो। पहला सवाल जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, 23 से छोटा होना चाहिए जी भाई। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 11, 16 और x है, जहां x एक इंटीजर है। तो बताओ x के कितने मान पॉसिबल हैं, और x का मान आपको इंटीजर लेना है, ठीक है दोस्त। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दो भुजाएं तो दे दी, आपको ये पता नहीं इसी के बारे में आपको निकालना है। तो x की जो वैल्यू होगी वो बाकी जो अदर टू साइड है उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। अदर टू साइड डिफरेंस कितना है, 16 11 का डिफरेंस है 5। x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए और 16 + 11 होता है 27। x की वैल्यू 27 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो x का मान ये सवाल बनेगा बिल्कुल बेसिक से, नीचे कुछ है नहीं इसमें। x की जो रेंज होगी वो ये होगी। तो बताओ x का मान क्या हो सकता है, जवाब दीजिएगा। आप कहोगे सर x का मान 5 से बड़ा लेना है और x को इंटीजर पूर्णांक में लेना है। तो 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है बच्चों, तो आप कहोगे सर 6। x का मान आप 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, डॉट 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 डॉट। लेकिन x का मान 27 से छोटा होना चाहिए। तो 27 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 26। तो x की वैल्यू सेकंड टाइप बन गया दोस्तों। एक क्वेश्चन बन गया कि x का मान 6 से लेकर 26 तक कुछ भी हो सकता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x की मिनिमम न्यूनतम मान x का 6 होगा, x का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे 26 होगी। बताओ कितनी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, कितनी वैल्यू है, इनको काउंट करके बताओ कितनी वैल्यू है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 26 में से 6 घटा लेंगे, 20 वैल्यू है ना, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे, 20 वैल्यू नहीं है, एक ऐड करना होगा। टोटल 21 वैल्यूज हैं, x के टोटल 21 मान पॉसिबल है। कैसे, मैं आपके सामने गिनती लिख देता हूं, 3 4 5 6 4 5 6 7 कितनी संख्या है, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, लगातार है ना, 7 में 4 घटाओ, 3 संख्या है, 3 है नहीं, 4 संख्या है, एक ऐड करना होता है, लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे, एक जोड़ना पड़ता है, टोटल 21 संख्या है। तो यानी कि x के कितने मान पॉसिबल है, x के 21 मान क्या है बच्चों यहां पर पॉसिबल है। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन हो गए यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ये सवाल बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इंटीजर है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं पूर्णांक हैं, भुजाएं हैं 11 16 और x। तो बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ये बन गया। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 11 16 x है, x इंटीजर, बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर जी भाई जितने x के मान आएंगे उतने ही तो ट्रायंगल बन पाएंगे, जितनी x की वैल्यू होगी थर्ड साइड की जितनी वैल्यू बना सकते हो उतने ही आपके ट्रायंगल बन पाएंगे। यानी कि इस सवाल का आंसर भी आपका 21 होगा, टोटल 21 ट्रायंगल पॉसिबल है। जितने x के मान आएंगे उतने ही ट्रायंगल बन पाएंगे। आप बोलोगे सर साथ में 21 आएगा, तो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल की दो भुजाएं तो फिक्स है 11 16। तीसरी भुजा को निकालनी है, तीसरी भुजा का मान 6 से लेकर 26 तक ले सकते हो, तीसरी भुजा 6 ले सकते हो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, दूसरे ट्रायंगल बनेगा तीसरी साइड पर 7 ले लो 7, तीसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, तीसरी भुजा पर 8 ले लो, और इसी तरीके से चलता जाएगा। और आखिरी ट्रायंगल क्या बनेगा 11 16, तीसरी साइड पर 26 ले लो। तो दो साइड तो फिक्स है निश्चित है, तो तीसरी साइड को मेरे प्यारे आपको यहां पर केवल चेंज कर देना, जितनी थर्ड साइड की वैल्यू आएगी टोटल उतने ही ट्रायंगल आपके बन पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों को। अब इसका शॉर्टकट है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, ये सवाल परीक्षा में आता है, ज्यादातर यही पढ़ाता है और यही क्वेश्चन आता है, पेपर में ध्यान से समझिएगा। सवाल वही होगा, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 11 16 और x, जहां x एक इंटीजर, बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ये आएगा। तो भाई यहां पे x तो आपका अननोन है, बाकी दो साइड गिवन है, बाकी दो साइड आपको पता है, एक तो y अननोन है, तो बाकी दो साइड पता है, छोटी साइड कौन सी, छोटी साइड क्या है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, शॉर्टकट ट्वाइस इनटू मिनिमम साइड -1, ट्वाइस इनटू मिनिमम साइड -1। 11 16 x साइड x तो y बाकी दो भुजाएं 11 16 11 16 छोटी भुजा कौन सी है 11, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 2 इनटू 11 -1, 11 22 -1 21, टोटल 21 ट्रायंगल बनेंगे प्यारे भाई। ना आपको ये लिखना है, ना आपको ये लिखना है, ना आपको ये लिखना है, ये करना है ट्वाइस इनटू मिनिमम साइड -1। राकेश कह रहे हैं इंटीजर ना हो तो तब राकेश आपके पेपर में इंटीजर के क्वेश्चन बनेंगे, डेसिमल के केस में तो अनंत ट्रायंगल है, डेसिमल का कोई अंत नहीं, ट्रायंगल भी अनंत तो सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, ट्वाइस इनटू मिनिमम साइड -1। अब इस पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, देखो सवाल नंबर आपके सामने चौथा नंबर, ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल प्री का है और ये हर एक एग्जाम में आया हुआ सवाल ऐसा नहीं है। करो जल्दी से क्या उत्तर होगा इस सवाल का। मेरे पैर बच्चों ने कर लिया, एक ट्रायंगल की दो साइड 876 678 है, थर्ड साइड एक इंटीजर है, तो आप बताओ ऐसे कितने डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो दो साइड आपको गिवन है, थर्ड साइड इंटीजर है, सबसे छोटी साइड क्या है, सबसे छोटी है, तो ट्वाइस इनटू स्मॉलेस्ट साइड -1, तो 2 16 2 16 6 6 5 5 डिग्री का आंसर है। मात्र 1 से 1.5 सेकंड बिना कलम उठाए सवाल किया जा सकता है, अगर आपको आंसर पता है तो। जी, ये वाला सवाल नंबर आपके सामने 65 बताओ दोस्तों, कौन करेगा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम बताओ जिनकी भुजाएं 14 25 और x है। अच्छा पेरीमीटर आप जानते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है परिमाप, होता है ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है उसकी तीनों साइड को जोड़ दीजिए। तो आपसे पूछो सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम बताओ जिनकी साइड 14 25 और x है, जहां x इंटीजर है। तो दो साइड आपको दी है, तो x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे वो क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 25 - 14 11 से बड़ी होगी और 25 + 14 मेरे दोस्तों 39 से छोटी होगी। कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे भाई, ट्रायंगल की दो साइड तो फिक्स है, एक 14 है 25, थर्ड साइड के 11 से बड़ी लेनी है, अब थर्ड साइड को 11 से 12 ले सकते हो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा 14 है 25 और मेरे प्यारे भाई आपका 13 बनेगा। ठीक है, फिर ले सकते हो मेरे दोस्त, डॉट 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 इसी तरीके से चलता रहेगा और आखिर में आपका ट्रायंगल बनेगा 14 25 मेरे बच्चों और 39। ये काफी सारे ट्रायंगल बने, टोटल कितने ट्रायंगल बने हैं, टोटल ट्रायंगल बने हैं मेरे प्यारे भाई आपका 29 सॉरी 27 ट्रायंगल बने हैं, ट्वाइस इनटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ये टोटल 27 ट्रायंगल बने हैं, 27 ट्रायंगल बने हैं। ठीक है भाई, इन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी कि परिमापों का योग बताना है, तो यानी कि इन सबको ऐड करना है बच्चे, इन सबको ऐड करते जाना है, करो 15 से 25 होगा, इन सबको आपको ऐड करते जाना है। बताइए ऑप्शन आपके सामने, टोटल 27 ट्रायंगल बने, आंसर 27 का मल्टीपल आएगा, है वो तो सारी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं 27 का मल्टीपल नहीं है, दो ऑप्शन फंसे हैं। सुनो 14 25 और 38 सॉरी 38 आएगा, 38 सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 39 से छोटा लेना है 38। तो पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर ऐड कर लो बच्चों, 14 12 26 26 और 25 51 51 पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर, दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है 14 13 27 25 52। अब ये पेरीमीटर एक बढ़ता जाएगा, एक पेरीमीटर बढ़ता जाएगा, एक बढ़ता जाएगा 51 फिर इस वाले का 52 53 54, इसका आखिर में कितना आएगा 14 25 39 और 77 और 77, ये सभी के पेरीमीटर का सम ही आपको निकालना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर हमको निकालना है ना, तो ये एक एक पेरीमीटर बढ़ता जाएगा, आप बोलोगे सर 27 ट्रायंगल है। ठीक है, तो मेरे पहले यहां पे आप लास्ट वाले 26 वाले 77, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ये क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी मतलब एक एक का गैप आ रहा है, इसमें लगातार में एक का गैप है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों किसी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का आपको सम निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में a + l समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम है, वन का गैप है, तो एक बनेगी, ये कितने टर्म है टोटल 27 ट्रायंगल 27 टर्म है, तो 27/2 a + l का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 51 और 77 कितना आ जाएगा 128। फर्स्ट टर्म a मतलब फर्स्ट टर्म l मतलब लास्ट टर्म, क्या प्लस 128 दो से चला जाएगा 64 बार। ठीक है भाई, तो 7 और 28 8 मिनट का आंसर है, ये ऑप्शन 1728 इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा पावरफुल क्वेश्चन था, सब बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 66, चलिए आगे चलते हैं।
a प्लस माइनस 1 into b लगा सकते हैं बेटे, nth टर्म निकालने का है, हमने निकाला n टर्म का सम। एक बार रिपीट करिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत ही प्यारा कांसेप्ट है, बहुत प्यारा। देखिए आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अडानी लाखों करोड़ की संपत्ति वाले संतुष्ट नहीं है, अभी काम कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं, जो अलग करेंगे, बैठे को बहुत कमा लिया। इसी तरीके से ज्योमेट्री में भी है। अब हमने ट्रायंगल तो बना लिया, त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज के बनाने की शर्त हमने निकाली, कोई ट्रायंगल ये सबसे सॉल्व करेगा तो ट्रायंगल बनेगा। अब हम उस पे भी स्पेशलिटी ढूंढेंगे कि ट्रायंगल तो बना है, बताओ उस ट्रायंगल में एक्यूट कैसे बनेगा, बताओ उस ट्रायंगल में राइट एंगल कैसे बनेगा, बताओ उन ट्रायंगल में ऑब्टूस कैसे बनेगा, अधिकोण कैसे बनेगा। तो इसमें भी झंझट है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो भाई मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपके सामने बनाया है ट्रायंगल ABC, जो कि मेरे प्यारे दोस्त क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, नून कोण त्रिभुज है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, नून कोण त्रिभुज है। इसमें वर्टेक्स A के सामने साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने साइड स्मॉल a, वर्टेक्स C के सामने साइड स्मॉल c। सेकंड ट्रायंगल बनाता हूं दोस्तों आपके सामने, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड आपकी A है, ये B है, ये एंगल आपका B है, ये एंगल आपका C है। तो C राइट एंगल है, ये साइड स्मॉल a, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c। तीसरा मैं आपके सामने बनाता हूं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, एक अधिकोण त्रिभुज। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज कैसे होगा, ये वाला आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। ये A है, ये B है और ये आपका C है। वर्टेक्स C के सामने साइड स्मॉल c, वर्टेक्स C के सामने साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने साइड स्मॉल b। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, ये सबसे बड़ा, ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो बाकी दो एंगल तो 90 डिग्री से छोटे होंगे, जहां सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नियम फिक्स है, इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर दो भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर होगा, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल C है, मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा है, तो जैसे इसके सामने भुजा सबसे बड़ी होगी, ये साइड आपकी लार्जेस्ट होगी। वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई ना कोई भुजा सबसे बड़ी होगी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की शर्त ये है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के जो स्क्वायर है उनके सम से छोटा होना चाहिए, छोटा। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की शर्त है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जैसी बात है, ये वाला एंगल ऑब्टूस अधिकोण है, ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में जो ऑब्टूस एंगल है वही सबसे बड़ा है। ये वाली जो साइड ऑब्टूस एंगल के सामने तीनों सबसे बड़ी लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बाकी जो अदर टू साइड है उनके स्क्वायर के सम से ग्रेटर होता है। तीनों फर्क समझ में आ गया। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। ऑब्टूस ढांची बात, इसको आप मेंटली विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर बराबर करोगे तो राइट एंगल बनेगा। ऑब्टूस बनाना, ऑब्टूस बनाने की ढांची बात है, ट्रायंगल को ऑब्टूस करना है। तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग को बाकी से बड़ा लेना होगा, तभी साइड बड़ी हो पाएगी। यहां पे छोटा करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर साइड के स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बराबर। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। देखिए मेरे दोस्तों अब ध्यान सुनिएगा, जैसे यही सवाल था मेरे आपके सामने, यही सवाल था ये वाला। ये ट्रायंगल की साइड 3 और 8 है, तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो यहाँ नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा है, नॉर्मल ट्रायंगल जितने ट्रायंगल बन सकते हैं, एक्यूट बने, ऑब्टूस बने, राइट एंगल बने, सारे आपको कंसीडर करने हैं। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे एक अधिकोण त्रिभुज बोल देता है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोल देता, तो आपको दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले ट्रायंगल के बनने की शर्त लगाओ, आपने ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल में भी ऑब्टूस होने की शर्त क्या है वो लगाओ, तो आपका डबल डबल काम बढ़ जाएगा, इसलिए वो सवाल हो जाएगा मेंस लेवल का। ट्रायंगल के बनने की शर्त नॉर्मल है, सारा काउंट कर लीजिए। अब ट्रायंगल में स्पेशल कंडीशन डाल देता है कि हमें एक्यूट बनाना है या हमको ऑब्टूस बनाना है, तो आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी होगी। इक्विलेटरल क्या होगा, राशि इक्विलेटरल क्या है, इक्विलेटरल तीनों साइड बराबर, सवाल क्या बनना? हिंदी में बताया नहीं अविनाश, ऐसा हिंदी क्या बोले आपके सामने, पूरा हिंदी बोल रहे हैं। ये सवाल देखो, करो। ये जो आपके सामने सवाल है ना, ये 2021 के मेंस में आता है, मेंस में इतने कठिन से सवाल आ जाते हैं, बताइए। एक्स वाई और जेड ट्रायंगल की साइड्स हैं, जहां जेड सबसे बड़ी भुजा, जेड लार्जेस्ट है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है जेड स्क्वायर, तो ट्रायंगल कैसा है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, तो ट्रायंगल कैसा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। किसी ने कांसेप्ट आज थोड़ी पढ़ी तो ट्रायंगल बेटा ऑब्टूस नहीं है, ये एक्यूट है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मुंह इस तरफ खुलता है, बड़ा होता है, मुंह इस तरफ खुला है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर सबसे छोटा होता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सवाल इस प्रकार से आ जाएगा। ये ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 45, 36 और 72, 45, 72 और 99। बताओ ये ट्रायंगल कैसा है? ये सवाल आ गया। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 45, 72 और 99। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ ये ट्रायंगल कैसा है, ये कैसा त्रिभुज है? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 99। अब आप क्या करोगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग चेक करो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो राइट एंगल है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है तो एक्यूट है, और सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है तो राइट ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, 45, 72, 99। लेकिन ये साइड इतनी बड़ी है कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको एक्जेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ना साइड का रेशियो ले सकते हो, रेशियो कैलकुलेशन चेक कर लो, बड़ा छोटा कितना है, इस 9 से कट रहा है, 9 से 45, 9 से 72 और मेरे दोस्तों 9 से चला जाएगा 11 टाइम्स। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या है? 9 से कट रहा है, 9 से 11, सबसे बड़ी भुजा क्या है? तो 11 का स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा? बराबर तो पता ही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 64 कितना होता है मेरे दोस्तों आपका? 89। अब 89 से तो बड़ा होता है ना 121, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सब लोग ने गलती कर दी, क्योंकि पूरा है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है, बड़ा आ रहा है बच्चों। तो ये ट्रायंगल एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, एक अधिकोण त्रिभुज है। दिस ट्रायंगल इज अधिकोण, नॉट एक्यूट। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है भाई, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है, दैट मींस इट्स द ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज है। स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, वर्क करना है भाई, ये बताओ जरा, ये जल्दी से करिएगा। जी, एक ट्रायंगल की साइड 4 5 6 के रेशियो में, ट्रायंगल कैसा है? सबसे बड़ी भुजा क्या है मेरे दोस्तों? 6। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या है मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 होता है 41। तो यानी कि 41 तो बड़ा होता है ना 26 से, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ये ट्रायंगल कैसा है? ए ऑप्शन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये बच्चा कह रहा है सर ये सब बच्चों के लिए है, हम बड़े हो गए हैं, बच्चों के लिए है, तो भाई नौकरी लग पाएगा सर। बिना स्क्वायर करे चेक नहीं कर सकते, बिना स्क्वायर करे चेक कैसे कर लोगे? एसएससी का सिलेबस बहुत आसान है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, एडवांस जीएस इतना है, अनलिमिटेड रीजनिंग। एग्जाम से कठिन नहीं है, मतलब इसे नहीं निकाला बच्चों से कि सवाल आसान आ रहे हैं, एग्जाम की टफ आई जा रही है, सवाल का क्वेश्चन लेवल लो है, तो कट भी तो 100 में से 80 प्लस पे लग रही है। बताओ कठिन सवालों में 10 में से 3 ठीक करना आसान है, लेकिन आसान सवालों में से 100 में से 80 ठीक करना कठिन है। बताओ समझ रहे हैं? आपको 10 क्वेश्चन दिए कठिन, उसमें से 3 सही करना इजी है, लेकिन 100 आसान सवाल दिए जाए और आसान 100 आसान सवालों में से 80 50 ठीक करना ये ज्यादा कठिन हो जाता है। इस वजह से एसएससी ज्यादा क्रिटिकल है। और भी सर क्या पैरामीटर से ट्रायंगल की संख्या फाइंड कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके हिसाब से सीखने नहीं है। ठीक, आगे चलें, ये हुआ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जल्दी से चलेंगे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन पोस्ट गार्ड के एग्जाम में था। अच्छा रोहित, चलो शुरू करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मतलब है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। अगर किसी ट्रायंगल की आपको 3 साइड गिवन है,
अगर किसी ट्रायंगल की आपको तीन भुजाएं दी मैंने ए बी और सी, आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, तीनों भुजाएं आपको पता है, एरिया निकालना चाहते हैं, कौन सा तरीका लगाएंगे, हीरोस फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्तों, पेरीमीटर होता है हिंदी में परिमाप, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दीजिए, a + तीनों साइड को जोड़ लीजिए a + b + c, पेरीमीटर का आधा जिसको बोलते हैं सेमी, सेमी का मतलब ये आधा होता है, सेमी पेरीमीटर हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को नोट करते हैं ऐसे, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा a + b + c/2, ठीक है भाई, यानी कि मेरे प्यारे में a + b + c जो आपके सेमी पेरीमीटर का दुगना होता है, करेक्ट है। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड तीनों भुजाएं देती हैं, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप हीरोस फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट है, एरिया बराबर √s * s - a * s - b * s - c, किसी को बच्चे को याद है, इसको हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, √s s - a s - b s - c, ठीक है, बच्चों को याद है ये वाला। चलो नेक्स्ट, अगर देखो सवाल में जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आपके एरिया निकालने का तरीका भी अलग-अलग होगा, अलग-अलग तरीकों से ट्रायंगल का एरिया निकालने बराबर ही आएगा, लेकिन हम तरीका कौन सा लगाएंगे डिपेंड करेगा कि सवाल में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, तीनों साइड की लंबाई दी गई है तो हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर लंबाई वगैरह नहीं दी गई है, आपके सामने दोस्तों ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी, तो वर्टेक्स ए की सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल, एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल घेर लिया, जैसे बोर्ड में ट्रायंगल बनाना है, जितनी जगह ट्रायंगल घेर ली है इसको नापने का तरीका ही एरिया है, तो एरिया कैसे भी निकालो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके से एरिया बराबर ही आता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया वो फिक्स है। तो एरिया निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ट्रायंगल के लिए, अगर आपको हाइट दी है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना, 1/2 बेस इनटू हाइट, अब हाइट क्या होता है, जैसे मैं साइड ए को बेस मानता हूं, भुजा ए को बेस मानता हूं, तो सामने वाला वर्टेक्स ए है, सामने वाले वर्टेक्स से भुजा पे आप परपेंडिकुलर डालिए, ऐसी लंबाई एल्टीट्यूड कीजिए, जो ऐसी लाइन खींचिए जिसको 90 डिग्री के एंगल पे मिले, तो ये ट्रायंगल की मेरे दोस्तों हाइट आएगी, ये हाइट क्या है मेरे दोस्तों, ये हाइट है ट्रायंगल की भुजा ए पर स्मॉल ए पर, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे डेल्टा, वो कितना होगा, होगा हाफ ऑफ a/h1, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 a इनटू h1, है ना। आप किसी भुजा को बेस मान सकते हैं, अगर मैं साइड बी को बेस मानता हूं, मैंने भुजा बी को बेस माना स्मॉल बी को, उसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, ये कैपिटल बी, अब यहां से परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पे मिलता है बी, तो ये भी इस ट्रायंगल की हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है साइड स्मॉल बी पर, ये ट्रायंगल की हाइट है स्मॉल बी पर, तो यहां से ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2 b इनटू h2, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स पर तीन अलग-अलग हाइट होती हैं, ये ट्रायंगल की आपकी साइड है स्मॉल सी, उसके सामने वर्टेक्स सी, तो वर्टेक्स सी से साइड सी मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री ना सीएफ, ये ट्रायंगल की तीसरी हाइट होगी मेरे दोस्तों h3, हाइट है इस पर भुजा स्मॉल सी पर, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ch3 होगा, बोलोगे जी सर बिल्कुल बात अच्छी तरीके से समझिए। तो यहां से मेरे प्यारे भाई सुनो, अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो a इनटू h1 बराबर b इनटू h2 बराबर c इनटू h3, मेरे प्यारे अगर मैं 1/2 को उधर ले जाऊं, 2 को उधर ले जाऊं तो 2 डेल्टा, डेल्टा क्या है ट्रायंगल का एरिया, एरिया को डेल्टा से नोट कर देते हैं, एरिया एरिया ट्रायंगल का फिक्स है, ट्रायंगल का एरिया फिक्स है, उसका दुगना करेंगे वो भी फिक्स आएगा, यानी कि ये जो आएगा मेरे दोस्तों कांस्टेंट नंबर आएगा, हमेशा एक फिक्स वैल्यूज निकल के आएगी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो है मेरे प्यारे भाई उनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट होता है, फिक्स नंबर होता है, तक आप किसी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का गुणा निकालो, किसी भुजा उसके ऊपर हाइट का गुणा निकालो, तो हमेशा उनकी गुणा बराबर आएगी, तीनों किसी से कांस्टेंट आएगा, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हाइट का जो रेशियो है ट्रायंगल की, जो हाइट का रेशियो मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में होगी, हाइट का जो रेशियो है वो साइड के रेशियो का उल्टा होगा, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, त्रिभुज की तीन ऊंचाइयों का अनुपात, ये रेशियो कांसेप्ट है, आप अभी नहीं समझ पाए इसको याद रख लीजिए, बाद में आप अपने आप समझ पाओगे, त्रिभुज की तीनों हाइट्स का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, उनके रेशियो का रिवर्स होता है, ये ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट जो समझ चाहिए, समझ क्या होता है, वर्टेक्स ए की करस्पॉन्डिंग हाइट का h1, b की करस्पॉन्डिंग हाइट का h2, c की करस्पॉन्डिंग हाइट का h3, तो साइड का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो उनके ऊपर ऊंचाई है उनके रेशियो का मेरे प्यारे भाई रिवर्स होता है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। एक्चुअल हाइट कौन सी, सारी हाइट है, तीनों साइड्स पर अलग-अलग हाइट है, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिक्स होता है, तो त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा उनके हाइट्स के रेशियो का रिवर्स उल्टा होगा, और हाइट का जो अनुपात होगा वो साइड्स के रेशियो का उल्टा होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हद होती है यार आप लोगों से, जब आप रेशियो पढ़ोगे, जब आप रेशियो पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक में ये चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है, अभी आप नहीं समझ पा रहे तो इसको ध्यान रखिए, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, आसान सी बात है, ये सवाल मुझे करके दिखाएगा आज की क्लास में, लास्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जवाब दो, सभी लोग जवाब देंगे। थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज इन द रेशियो 3:4:5, एक ट्रायंगल की तीन एल्टीट्यूड का तीन ऊंचाइयों का अनुपात 3 4 5 है, तो ट्रायंगल कैसा है, त्रिभुज कैसा है, जैसे ये सवाल बच्चे देखेंगे वैसे ही 90% जनता इस सवाल का आंसर लगाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, गलत है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड बराबर होती है, तीनों साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल भी नहीं है, ना ही राइट एंगल है, कैसे, ये क्या दिया सवाल में, ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो नहीं दिया, ये ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स मतलब उनकी हाइट मतलब उनकी ऊंचाई का रेशियो दिया है, ये त्रिभुज की तीनों हाइट का रेशियो दिया है, आपको ट्रायंगल का नेचर बताने के लिए चाहिए साइड्स का रेशियो, त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई हाइट एल्टीट्यूड का रेशियो दिया है, साइड्स का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो का उल्टा करना होगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो होगा, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ तीन रेशियो को सिंपलीफाई करने का तरीका, रेशियो कैसे नहीं लिखते, 3 4 5 कैसे होता है 60, मैं छोटी से छोटी संख्या 3 से कट जाए 4 से कट जाए 5 से कट जाए 60, पूरे को 60 से गुणा कर दो, रेशियो किसी नंबर से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 7 20 15 4 60 12 60, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो रेशियो है 20 रेशियो 15 रेशियो 12 है, बच्चों बात आएगी समझ में, देखो ना ये हाइट का रेशियो मेरे दोस्तों शीर्ष लंब का और ये रेशियो साइड्स का प्रोडक्ट बराबर आएगा, 3 × 20 = 60 है, 4 × 15 = 60 है, 5 × 12 = 60 है, इसमें ट्रायंगल की साइड और उनके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है, ये साइड का रेशियो है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा क्या है 20, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में जब आप 144 ऐड करोगे तो 369 आएगा, 369, जहां से बात 369 से तो बड़ा या 400, आप बोलोगे जी, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सबसे ग्रेटर है, तो ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, एक अधिकोण त्रिभुज है, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट की बात